Alright, so today we are going to start chart theories. इसके पहले हमने previously we finished with the chapter that was scales. तो somewhat associated with that topic only, but इसमें बहुत सारा concept ये सीखने को मिलेगा कि what are the different types of charts you are using in aviation और उन charts का foundation क्या है. उन charts को use करते हैं तो हमें bearings क्या correct मिलता है, कहाँ पे correct नहीं मिलता है और कौन-कौन से अलग-अलग तरह के चार्ट्स आपके एविएशन से एसोसिएटेड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से एसोसिएटेड है, कौन सा चार्ट्स को इस्तेमाल आप कब करोगे, चार्ट्स को आखिर बनाया कैसे गया है, मतलब each and everything you are going to study in this chapter. So the entire chapter is going to be चार्ट थ्योरी जिसमें हर अलग-अलग तरह का चार्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं. Talking first of all about chart होता क्या है तो as it says a sheet of information in the form of table graph और diagram. तो एक वर्ड है जो कि बार बार काइंड ऑफ आएगा, एक नहीं दो, जो कि समवट सिमिलर लगता है सुनने में, दैट इज चार्ट्स एंड मैप. बट इन दोनों का जो मीनिंग है दैट इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट. टॉकिंग अबाउट चार्ट ना, चार्ट में होता क्या है बेसिकली कि आपका लेट्स से टॉकिंग अबाउट कि उसमें छोटे एरिया का इंफॉर्मेशन शो किया हुआ रहता है. तो छोटा एरिया का इंफॉर्मेशन है तो मे बी ज्यादा हम लोग उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास दो शीट ऑफ पेपर है. एक शीट ऑफ पेपर में आपने चार्ट को बनाया, एक शीट ऑफ पेपर में आपने मैप को बनाया. तो होगा ये कि जब आप चार्ट को बनाते हो तो चार्ट कैसा भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर. कि नॉर्मली जो हम लोग बचपन से जो मैथ्स में देखते आते हैं, जो कि हम लोग का एक पाई चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, एक ग्राफ होता है, ये सब भी एक एग्जांपल हो गया चार्ट का. साथ ही साथ एविएशन में भी आप बहुत सारा चार्ट देखने वाले हो. जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाओगे तो आपका कुछ जिप्सिंग चार्ट जैसा चीज होता है, जिसमें आप कौन से वे को फॉलो करोगे, कौन कौन सा वहां पे क्या कहते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो चार्ट पे आपको दिखता है. सो अगर इन दोनों के पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो चार्ट में क्या होता है कि दे हैव लेसर डिटेल्स हैव एंड हैव इंफॉर्मेशन फॉर विच दे हैव बीन मेड. और मैप्स में क्या होता है, दे हैव मोर जियोग्राफिकल डिटेल्स अपॉन स्केल ऑफ द मैप. यही इन दोनों में अंतर है. चार्ट में थोड़ा सा डिटेल कम मिलता है अगर हम लोग मैप्स के कंपैरेटिवली बात करें. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल को हम दिखाते हैं अबाउट चार्ट्स एंड मैप. तो यहाँ पे ये देखो अलग अलग तरह के यहाँ पे चार्ट्स बने हुए हैं. ये हमारा नॉर्मल जो ग्राफ वाला चार्ट्स हो गया, ये यहाँ पे पाई चार्ट है. फिर एक और हमारा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है जो कि मोस्टली एविएशन में होता है. इसको अभी डिकोड करना नहीं सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका आइडिया काइंड ऑफ देख लेते हैं. जैसे ये जहाँ पे मेरा अभी पाम है ना, ये फ्यूचर में ऐसे चार्ट्स को बहुत आप लोग देखने वाले हो जिस चार्ट्स के थ्रू आप काइंड ऑफ फ्लाई करोगे. कि अगर आपको लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग you have to go from place A to place B. Let's suppose ये वाला जो है ये है आपका प्लेस A और ये वाला है आपका प्लेस B. तो प्लेस A से B, इसको नहीं, इसको मान लो कि ये है आपका प्लेस B. तो प्लेस A टू प्लेस B आप कैसे जाओगे, अगर ध्यान से देखोगे तो एक रास्ता कुछ समवॉट इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है. इस रास्ते पे लिखा हुआ है 013, तो ये बेसिकली आपको रेडियल बता रहा है कि आप 013 डिग्री का डायरेक्शन पकड़ के जाओगे तो आप इसी रास्ते पे वहां पे पहुंचोगे. प्लस और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको कौन से फीट पे जाना है, इसका ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड क्या है, इस रास्ते का नाम क्या है, और भी बहुत सारा. इस जगह पे VOR का कोड क्या है, ये क्या यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है. एविएशन में कुछ इस तरह के ही चार्ट्स होते हैं. अभी हमें इन चार्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई विल बी टीचिंग यू ILS तो थोड़ा बहुत उसमें इसका आइडिया देंगे. और अगर मोर स्पेसिफिकली हम लोग मैप्स का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, तो मैंने मैप्स के बारे में बताया था कि मैप्स आर समथिंग जिसमें ज्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है. तो ये समवॉट एक एग्जांपल हो गया हमारा मैप्स का. अब सवाल ये है कि ये दोनों चीज जो है, चाहे हम लोग चार्ट्स बोल ले या मैप बोल ले, इनको अगर हम लोग किसी प्लेस से अगर एक शीट ऑफ पेपर पे इंफॉर्मेशन को बना रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कि देख के आप बना लोगे, मतलब माइंड में इमेजिन करके आप बना रहे हो, आर जस्ट थिंकिंग कि हाँ पर्टिकुलर इस जगह का लोकेशन ऐसा है, इस जगह के राइट में ये वाला प्लेस है, समवॉट 30 डिग्रीज के तरफ ये वाला प्लेस है, आगे जाएंगे तो ये वाला प्लेस है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग एंड यू आर ड्राइंग.
which is not possible. At least you need a particular reference, like let's say कि आपके पास उसका ड्रोन का शॉट्स है, फोटो है, जिसको आप देख के करीब समवॉट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने चार्ट्स को या मैप को, या फिर आपके पास एक रिड्यूस्ड अर्थ है। रिड्यूस्ड अर्थ कहने का मतलब आपके पास एक ग्लोब है जिसको आप देख के काइंड ऑफ ड्रॉ कर रहे हो। अब ये जो वे होता है, वे दैट मीन्स तरीका, जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चीज का इंफॉर्मेशन कहीं से ट्रांसफर करके अपने शीट ऑफ पेपर पे ला रहे हो, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन कहने का मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप ग्लोब पे बना हुआ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो एंड ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। तो ये जो टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। अब प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक हम बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये पर्टिकुलर इस पिक्चर में हो क्या रहा है कि आपके टेबल पे एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक अर्थ का रिड्यूस्ड अर्थ रखा हुआ है। रिड्यूस्ड अर्थ इन द सेंस एक छोटा सा ग्लोब रखा हुआ है, और ऊपर में हमने एक लाइट को लिट किया, लाइट सोर्स आपका लगा हुआ है, उसको हमने ग्लो करवाया। अब जाहिर सी बात है, लाइट का जो है किसी ऑब्जेक्ट से पास होने के बाद उसका शैडो बनना चाहिए, एंड द शैडो इज फॉर्मिंग। अब इसी शैडोज पे हम लोग कंस्ट्रक्शंस करेंगे, इसको बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत ग्लोब का इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो ये एक तरीका हो गया प्रोजेक्शन का, जिसमें एक लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक रिड्यूस अर्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड अलोंग विद दैट वी कैन से एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर है जिसपे उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है। सो ये कंप्लीट मेथड को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। सो प्रोजेक्शन बेसिकली इसी तरीके से किया जाता है। अभी के समय में मैक्सिमम जो प्रोजेक्शन हो रखा है, उसमें लाइट सोर्स का तरीका जो है वो अब एलिमिनेट कर दिया गया है, क्योंकि नाउ वी हैव सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टेक्नोलॉजीज विच आर वे मोर प्रिसाइज। तो हम लोग कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आगे जब जीपीएस के चैप्टर्स को पढ़ोगे तो एक नया WGS84 मॉडल के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो उसमें पता चलेगा कि अब किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। All right. Moving forward, there are two types of charts. One is perspective, one is non-perspective. Very straight away definitions and very simple meaning. Perspective chart कहने का मतलब charts जिनको normally direct projection के मदद से बनाया गया, जिसमें किसी भी तरह का help नहीं लिया गया. That means charts produced directly from projections are called perspective or geometric chart. कहने का मतलब एक चार्ट जिसमें हमने ऐसे प्रोजेक्शन दिया, शैडो आया, शैडो को हमने नॉर्मली ड्रॉ कर लिया, बस। कोई भी मैथमेटिकल तरीका का इस्तेमाल आपने नहीं किया। लेट्स सपोज आपको पता नहीं था कि यहाँ से वो जगह कितना दूर है, तो उसके लिए आपने कंपास का इस्तेमाल, प्रोटेक्टर स्केल्स का इस्तेमाल, ये सब आपने मैथमेटिकल अगर कंस्ट्रक्शंस नहीं किया है एक जगह से दूसरे जगह को एकदम एक्यूरेट दिखाने के लिए, तो ऐसे चार्ट को हम लोग कहेंगे कि दैट चार्ट इज प्रोजेक्ट perspective chart, perspective chart, sorry. And if you are using the mathematical models in the sense you are using some mathematical techniques like bearings, मतलब एक जगह से वो दूसरा जगह 90 डिग्री के एंगल पे दिखाना है, ये जगह और उस जगह में स्केल हमें एकदम एक्यूरेट दिखाना है, तो एकदम डिस्टेंस उसका छोटा करके बना रहे हो, उसका बड़ा करके बना रहे हैं। तो जहाँ पे आप मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, वो तरह के जो चार्ट्स बनेंगे उसको हम लोग नॉन प्रिस्पेक्टिव चार्ट कहेंगे। प्रिस्पेक्टिव मतलब विदाउट मैथमेटिकल वाला थिंग, एंड नॉन प्रिस्पेक्टिव मतलब जिसमें आपने मैथमेटिकल टेक्निक्स का यू हैव यूज्ड। ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें रिड्यूस अर्थ के बारे में बताया गया है। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। रिड्यूस्ड अर्थ कहने का मतलब एक अर्थ का छोटा मॉडल, फॉर एग्जाम्पल ग्लोब। इसमें और कुछ ज्यादा जानना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सेम हमने प्रिस्पेक्टिव एंड नॉन प्रिस्पेक्टिव पढ़ा, उसी को यहाँ पे टेबल पे लिखा गया है कि प्रोजेक्शन दो तरीके से किया जाता है। प्रोजेक्शन यानी कि लेट मी रिपीट अगेन, ग्लोब का इंफॉर्मेशन अगर आप फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे लाते हो, तो उसको दो वे से कर सकते हैं। एक है प्रिस्पेक्टिव, जिसमें लाइट सोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रेटिक्यूल्स को बनाते हैं। इफ यू गाइज रिमेम्बर ग्रेटिक्यूल्स क्या होता है, तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड।
और एक और मेथड है प्रोजेक्शन का, दैट इज नॉन प्रिस्पेक्टिव, जिसमें मैथमेटिकली आप कंस्ट्रक्ट करते हो, या फिर जिस चीज से आपने लाइट सोर्स का इस्तेमाल करके उसको बनाया था उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से मॉडिफाई कर रहा हो। तो हल्का सा भी मैथमेटिकल आपने मेथड का इस्तेमाल किया इवन फॉर मॉडिफिकेशन, तो वो नॉन प्रिस्पेक्टिव के कैटेगरी में ही आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिस्पेक्टिव एंड नॉन प्रिस्पेक्टिव चार्ट। एक चार्ट के प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे जनरली एयरलाइंस वगैरह में अभी रिसेंट के टाइम में भी ये चीज काफी पूछा गया है कि व्हाट आर ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट। ये बहुत फेमस है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बस आपके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए। ऑर्थोमॉर्फिक या कह ले कॉन्फॉर्मल, ये होता क्या है? तो बेसिकली ये एक चार्ट का प्रॉपर्टी है। अगर दुनिया का कोई भी चार्ट इन पर्टिकुलर दो प्रॉपर्टी से मिलके बना है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वैसे चार्ट को हम लोग कहेंगे कि उसमें ऑर्थोमॉर्फिक का प्रॉपर्टी है, ऑर्थोमॉर्फिक या फिर कन्फॉर्मल का प्रॉपर्टी है। और अगर दुनिया का कोई भी चार्ट उनमें अगर इन दोनों का कोई प्रॉपर्टी, उन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं है, देन दोज चार्ट्स आर नॉन कन्फॉर्मल या फिर नॉन ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले ये बताया गया इसमें कि इट इज द प्रॉपर्टी इन विच बियरिंग्स आर करेक्टली शोन फॉर अ प्रोजेक्शन टू बी ऑर्थोमॉर्फिक फॉलोइंग मस्ट बी रेड। दैट मीन्स ऑर्थोमॉर्फिक एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें जितने भी बियरिंग्स बने हुए, बियरिंग्स कहने का मतलब एंगल समझो, वो एंगल्स आपका करेक्ट बना होना चाहिए। साथ ही साथ एक प्रोजेक्शन को ऑर्थोमॉर्फिक होने के लिए उनमें जितने भी मेरिडियंस है, मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। मतलब अगर आपका कोई चार्ट बन रहा है तो उसमें जितने भी मेरिडियंस आपको अगर दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे लाइंस मेरिडियंस, और ये जो लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करने चाहिए। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है फॉर बीइंग एक आपका ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट। सेकेंड थिंग इज दैट scale is constant in all direction with the vicinity of a point. Now this is something very important. I know बहुत सारे स्टूडेंट इसको बस याद कर लेते हैं, scale is constant। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कल के क्लास में हमने स्केल्स के बारे में काफी पढ़ा था। लेट्स सपोज आपका स्केल एक कुछ इस तरीके का है। हमारा स्केल के बारे में लिखा हुआ है कि एक चार्ट है, उसमें स्केल कुछ ऐसा है, 1 सेंटीमीटर इज 10 किलोमीटर्स। दैट मीन्स अगर आपका एक चार्ट है और आपके चार्ट में दो प्लेस है, एक प्लेस यहाँ ए है और एक प्लेस यहाँ बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स अगर इस चार्ट का स्केल 1 सेंटीमीटर इज 10 किलोमीटर है, तो प्लेस ए और प्लेस बी में जो डिस्टेंस एग्जैक्टली होगा, दैट विल बी 50 किलोमीटर्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन 5 सेंटीमीटर विल बी रिप्रेजेंटिंग 50 किलोमीटर। तो ये हुआ स्केल। अब यहाँ पे मान लो एक प्लेस हमने बनाया सी और डी, सी एंड डी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। चार्ट पे 2 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअल में कितना होगा? 10 × 2 दैट इज 20 किलोमीटर। फिर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे P और एक ले लेते हैं यहाँ पे Q। इन दोनों में डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर ऑन चार्ट, बट एक्चुअल डिस्टेंस विल बी हाउ मच? दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि चार्ट का तीन अलग अलग रीजन है। पहला रीजन ये, हर अलग अलग रीजन हमने देखा है। दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों रीजन पे आपको स्केल का वैल्यू 1:10 मिल रहा था। यहाँ भी 1:10 फॉलो हो रहा है, यहाँ भी 1:10 फॉलो हो रहा है, और यहाँ भी आपको 1:10 फॉलो हो रहा है। तो ऐसे चार्ट को हम लोग कहेंगे कि स्केल जो है आपका वो कांस्टेंट है, मतलब चार्ट को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन मान लो एक चार्ट मैंने ऐसा बनाया जिसमें दो जगह कुछ ऐसा है, एक जगह ये रहा आपका लेट सपोज यू और एक जगह वी, और इन दोनों में दूरी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ का जो 2 सेंटीमीटर है इस बार ये आपका लगभग 20 किलोमीटर के बराबर नहीं है। दिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। दैट मीन्स जो चार्ट आपका जिस बेसिस पे बना था 1:10,
उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्केल इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो अभी मैंने दोनों केस आप लोगों को दिखाया कि कौन सा केस है जिसमें स्केल कांस्टेंट होता है हर डायरेक्शन में, और कौन सा केस है जिसमें स्केल कांस्टेंट नहीं होता है हर डायरेक्शन में। ये दोनों चीज आपको मैंने दिखाया। ऑलराइट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ऑर्थोमॉर्फिज्म यानी फिर कॉन्फॉर्मल। उसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि मेरिडियंस और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करने चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस: स्केल शुड बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन विद इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट। मतलब अगर आपको स्केल एक पॉइंट पे इतना मिल रहा है तो दूसरे पॉइंट पे भी उतना ही मिलेगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हमें स्केल मिल रहा है 1:10। अगर ये चार्ट कॉन्फॉर्मल है तो यहाँ भी 1:10 मिलेगा, यहाँ भी 1:10 मिलेगा। हर जगह आपको 1:10 मिलना चाहिए। सो इज दिस इज नहीं, दीज आर योर बेसिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ट टू बी ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट। सिंपल एज दैट। किसी को कोई डाउट है ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट में, कॉन्फॉर्मल चार्ट में? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Practically, every chart used will have its method of projection noted on it. Often the word conformal or orthomorphic will appear in the name. The projection encounter are likely as to be follows. That means whenever you are going to see charts in aviation life, तो उस चार्ट पे कुछ चीजें मेंशन किया हुआ रहेगा। सबसे पहला ये कि उसको कौन से तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ होगा कि वो चार्ट जो है वो ऑर्थोमॉर्फिक है या नहीं है। तो अगर आप ऑर्थोमॉर्फिक समझ गए तो आप नॉन ऑर्थोमॉर्फिक भी समझ गए। ऑर्थोमॉर्फिक यानी कि कॉन्फॉर्मल, और नॉन ऑर्थोमॉर्फिक मतलब नॉट कन्फॉर्मल। यहाँ पे कुछ नॉट कन्फॉर्मल चार्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि पोलर चार्ट है आपका, ऑब्लिक चार्ट है आपका, इक्वेटोरियल चार्ट है आपका। बहुत सारे चार्ट्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। और कन्फॉर्मल चार्ट का एग्जांपल दिया गया है जो कि आपका लैम्बर्ट कन्फॉर्मल चार्ट है, स्टैंडर्ड के मर्केटर चार्ट है, ट्रांसवर्स मर्केटर चार्ट है, स्टेरियोग्राफिक, ऑब्लिक, ये सब चार्ट्स आपके कॉन्फॉर्मल के अंदर आते हैं। अभी हमने सारे चार्ट्स को देखा नहीं है, लेकिन बस एग्जांपल बताया गया है कि हाँ ये कन्फॉर्मल है, ये नॉट कन्फॉर्मल है। कन्फॉर्मल है मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी को वो पोजेस कर रहा होगा। ऑलराइट। यहाँ पे हमें मैप्स एंड चार्ट्स का काइंड ऑफ डेफिनेशन बताया गया है, जो हमें पहले से पता है कि मैप्स क्या होते हैं। दैट दे हैव मोर जियोग्राफिकल डिटेल्स डिपेंडिंग अपॉन स्केल ऑफ द मैप। जितना जितना छोटा स्केल हमने कल देखा था, जितना छोटा स्केल उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना बड़ा स्केल उतना कम इंफॉर्मेशन। और चार्ट्स में लेसर डिटेल्स होते हैं जनरल। ठीक है। आगे आते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बारे में। मतलब किस तरीके से आपको चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो देर आर टोटल थ्री वेज। वन इज जियोमेट्रिक, जिसको प्रिस्पेक्टिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक है कि आपका प्रिस्पेक्टिव है लेकिन उसमें मैथमेटिकली उसको मॉडिफाई भी थोड़ा सा कर लिया गया है ताकि हमें बियरिंग्स वगैरह अच्छे मिले। और एक होता है कंप्लीट मैथमेटिकल, जिसमें पूरा का पूरा मैथमेटिकल मेथड का ही इस्तेमाल किया गया। Reading the first one, that is geometric perspective methods of construction. In this, what happens? A flat sheet of paper, cylinder or a cone. तो यहाँ पे तीन चीजें बताया गया। या तो फ्लैट शीट ऑफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, या तो एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर से उसको सिलेंडर बना लेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसी फ्लैट शीट ऑफ पेपर को एक कोन के शेप में बना लेंगे। कोन, जस्ट इमेजिन दिस एज लाइक अ आइसक्रीम कोन। उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे वो आइसक्रीम का वेफर वाला कोन नहीं होगा, इट विल बी पेपर वाला कोन ऑफ कोर्स। सो दैट इज प्लेस्ड कन्वेंशनली ऑन द सरफेस ऑफ रिड्यूस्ड अर्थ। मतलब इन तीनों चीजों को, चाहे फ्लैट शीट ऑफ पेपर हो गया, हमारा सिलेंडर हो गया या कोन हो गया, तीनों को हम लोग एक सरफेस ऑफ अर्थ पे रखते हैं, रिड्यूस अर्थ पे। रखने का तरीका अलग अलग है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग एक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो इसको, उस लाइट सोर्स को हम लोग अर्थ के सेंटर पे रख दें, या फिर उसको हम लोग अर्थ के पोल वाले पॉइंट के ऊपर रख दें।
यही दोनों में से कहीं एक जगह लाइट सोर्स को रखा जाता है और उसके बाद उसके शैडोज को प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। और इस तरह के प्रोजेक्शन से जो चार्ट बन रहा है वो ज्योमेट्रिक यानी कि पर्सपेक्टिव चार्ट हो गया। अब मान लो कि एक चार्ट बनाया गया, ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव तरीके से ही बनाया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया गया, मतलब बेसिक थोड़ा सा चीज किया गया ताकि उसमें कोई कोई प्रॉपर्टी हमें और अचीव हो सके। तो वैसे चार्ट को हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक बट मैथमेटिकली मॉडिफाइड। जैसे हमारा पहला हमने पर्सपेक्टिव चार्ट पढ़ा था, उसका प्रॉपर एग्जांपल है पोलर स्टीरियोग्राफिक चार्ट। लेकिन जो ज्योमेट्रिक होने के साथ साथ थोड़ा सा मैथमेटिकली भी मॉडिफाइड है, उसका एग्जांपल हो गया मर्केटर चार्ट। और फाइनली आता है मैथमेटिकल, मतलब इसमें प्योरली इंटायर पूरा का पूरा मैथमेटिकल मेथड कॉन्सेप्ट्स का ही इस्तेमाल किया गया है पूरे चार्ट को बनाने के लिए। ठीक है, आगे आता है। आगे हमारे चैप्टर में ये बताया गया दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल चार्ट। एक आइडियल चार्ट मतलब कौन से चार्ट को हम लोग आइडियल चार्ट बोलेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा चार्ट आने वाला है, दैट इज मर्केटर, लैम्बर्ट, हर तरह का चार्ट देखने वाला है। बट कौन सा चार्ट जो है दैट इज आइडियल, हाउ वी कैन से दैट दिस चार्ट इज आइडियल। आइडियल अगर उसको हम लोग एक फ्रेम कर रहे हैं कि हाँ दिस चार्ट इज आइडियल, then on what basis you are saying that this chart is ideal। तो आइडियल होने के लिए उसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। और सबसे पहले कि आप अर्थ के सरफेस को उस चार्ट पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किए हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स को देखें तो एक आइडियल चार्ट में आपको जो एंगल्स बने हुए हैं जैसे कि अर्थ सरफेस पे होते हैं दो पर्टिकुलर प्लेस के बीच में, वैसा ही एंगल आपको चार्ट में मिलना चाहिए। सेम एंगल, आप एंगल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सेकेंड थिंग इज दिस, स्केल शुड बी कांस्टेंट एंड करेक्ट। स्केल का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए एंड द स्केल शुड बी करेक्ट। थर्ड थिंग इज दैट एरिया शुड बी रिप्रेजेंटेड विद इन देयर ट्रू शेप ऑन चार्ट, मतलब उस एरिया का जो शेप जैसा एक्चुअल में है वैसा ही चार्ट पे भी दिखना चाहिए। Equal areas on Earth's surface should be shown as equal areas on chart. For sure, हर उसका अर्थ सरफेस पे जिस तरह का एरिया है वैसा ही कुछ एरिया में ही उसको हमें चार्ट में दिखाना है। और इसका नेविगेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, अगर एक चार्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है आपने जियोग्राफिकल फीचर्स की इस जगह से उस जगह का एंगल शेप एरिया हमने सब प्रॉपर बना दिया, लेकिन साथ ही साथ आप उस चार्ट का इस्तेमाल करते हो फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, फॉर मेकिंग योर सेल्फ फ्लाई एक्यूरेटली फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो उसको नेविगेशनल पर्पस से आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कुछ कुछ नेविगेशनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि हाँ उस चार्ट में अगर आपने रम लाइन बनाया है तो रम लाइन आपके स्ट्रेट होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, ग्रिड सर्कल जो है वो भी आपके स्ट्रेट होने चाहिए। Third thing, latitudes and longitude should be very easy to plot. Adjacent seats should fit correctly. Coverage should be worldwide। तो ये कुछ आपका नेविगेशनल रिक्वायरमेंट हो गया। ऑलराइट, लेकिन प्रैक्टिकली देखें ना तो ये जितना भी नेविगेशनल रिक्वायरमेंट है वो कभी एक साथ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। आइदर आपका रमलाइन स्ट्रेट बनता है तो ग्रेट सर्कल हमारा कर्व कॉन्वेक्स टू इक्वेटर, कॉन्वेक्स टू पोल सॉरी, इसी तरीके से बनता है। या फिर आपका रमलाइन कर्व कॉन्वेक्स टू इक्वेटर बनता है और ग्रेट सर्कल स्ट्रेट लाइन बनता है। सो प्रॉपर्टी ये पूरा अचीव करना, दैट मीन्स ऑल these प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अचीव टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर चार्ट। अगर ये जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बताए वो किसी भी एक चार्ट में आ गया, रमलाइन स्ट्रेट ग्रेट सर्कल स्ट्रेट, तो उस चार्ट को हम लोग आइडियल चार्ट कहेंगे, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में आते हैं जिसमें टोटल हमें इन डीजीसीए सीपीएल के हिसाब से आपको सिर्फ तीन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। ऑल्दो और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है बट दैट इज एट अ टाइम नॉट नीडेड। दिस इज ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन ये आपके एयरलाइंस तक काम आएगा। बस इतना ही आपको जानना है, दैट इज सबसे पहला आपका होता है दैट इज एजीमुथल जिसको हम लोग प्लेन प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसका पिक्चर नीचे बना हुआ है।
सेकेंड फिर हम लोग थोड़े समय बाद देखने वाले हैं दैट इज सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसमें एक पेपर के सिलेंडर शेप का पेपर का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूस अर्थ के साथ। और एक और आप थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन देखने वाले हो जिसको हम लोग कॉनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें हम लोग एक कोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो ये सब चीज को हम लोग देखने वाले हैं अभी इन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया अबाउट प्लेन प्रोजेक्शन के बारे में, जिसमें बस बेसिक आइडिया दिया गया कि इसमें होता ये है कि आप रिड्यूस्ड अर्थ के नीचे एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर लेते हो और लाइट सोर्स को एक पोल्स पे, जो कि पेपर पे टच नहीं कर रहा, उधर आप उसको लाइट कर रहे हो, और उसके बाद जो आप प्रोजेक्शन करके बनाते हो एक चार्ट को, देन दैट इज नोन एज प्लेन प्रोजेक्शन। ठीक है। अगर आगे आते हैं, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग आए तो हमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया। ध्यान से समझना। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मतलब ये पेपर वाला सिलेंडर है, उसका ऊपर वाला एंड और नीचे वाले एंड को कट ओपन किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज हॉलो। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम अप, देन नीचे से निकलने का चांस। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक इसके अंदर में रिड्यूस्ड अर्थ को रख देंगे, दैट मीन्स अ ग्लोब। और अर्थ के सेंटर में, अर्थ अंदर से हॉलो होगा क्योंकि ग्लोब है, उसके सेंटर में व्हाट वी विल डू कि वी विल प्लेस अ लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स को हम लोग लिट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस जिस पोर्शन पे आपका ये सिलेंड्रिकल वाला चार्ट का पेपर अर्थ को टच कर रहा है, जाहिर सी बात है पोल्स पोल्स पे टच नहीं कर पा रहा होगा, खुद इमेजिन कर लो ना, पोल्स का एरिया तो हॉलो हो गया। ये जो इधर वाला जो पूरा का पूरा ब्रॉड पोर्शन है, यहाँ पे इक्वेटर के पास सिलिंड्रिकल का जो पेपर है और जो आपका रिड्यूस अर्थ का जो सरफेस है वो प्रॉपर इन कांटेक्ट होगा। तो इस तरीके से शैडो आपका कुछ बनता है प्रॉपरली। और आप देख सकते हो कि क्योंकि पोलर एरिया का ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए ऐसे चार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सा आइडिया इस तरीके से लगाना है और माइंड में कॉन्सेप्ट इस तरीके से रखना है कि जहाँ का बेस्ट शैडो बन रहा है, जो पोर्शन अर्थ का आपके पीस ऑफ पेपर पे सबसे अच्छे तरीके से टच कर रहा है, जिस एरिया पे, उस एरिया पे इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यही सेम प्रिंसिपल को अप्लाई हम लोग आगे के कोनिकल प्रोजेक्शन और प्लेन प्रोजेक्शन पे भी करेंगे। सिंस वी आर सीइंग राइट नाउ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे हमारा रिड्यूस्ड अर्थ जो है वो इक्वेटर के अलोंग सबसे अच्छे तरीके से टच कर रहा है, प्रॉपर इन कांटेक्ट है, एंड द लाइट सोर्स इज आल्सो प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ प्रॉपर शैडो बनेगा, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्शन हो पाएगा। दैट्स वाई इसको मोस्टली इक्वेटोरियल एरिया के आसपास नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ लाइट सोर्स हमने प्लेस किया, और उसके बाद जो शैडो बना, उस शैडो पे थोड़ा थोड़ा हम लोग काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस कर लिए ऐसे, मैथमेटिकल। तो ये आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखा, समथिंग लाइक दिस। और ये मेथड का जो इस्तेमाल किया गया था, ये बाद में एक मर्केटर नाम का साइंटिस्ट आया जिसने इस मेथड को काइंड ऑफ अप्लाई किया था, इसीलिए इस चार्ट को आज के समय में हम लोग मर्केटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस में आपको ये बताया गया कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दैट इज इक्वेटर। अब टेंजेंट एक ड्रॉ होता है, अभी फिलहाल के लिए ये याद रखना कि जहां पे आपका प्रॉपरली टच कर रहा हो आपका रिड्यूस अर्थ, we can clearly see that it is touching the equator, and that is your point of tangency. So that's why it is written over here. The point of tangency is equator, and the light source is at the center of the earth. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि इस प्रोजेक्शन के मदद से अगर आप चार्ट बनाते हो, तो आपके जितने भी मेरिडियंस हैं, सबसे पहली चीज तो वो एक स्ट्रेट लाइन होंगे एंड पैरेलल लाइंस होंगे, सबसे पहली चीज। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो यहाँ पे ध्यान से, सारे मेरिडियंस को देखना। ये पहले दो मेरिडियंस को देखो जो मैंने यहाँ पे किया है, सब मेरिडियन स्ट्रेट है, वर्टिकली पैरेलल है, और सब में स्पेसिंग जो है वो बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो अगला इधर से इधर वाला भी 5 सेंटीमीटर है, इधर से इधर वाला भी 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स दे आर इक्वी डिस्टेंट। ये सारा डिटेल हम इतने अच्छे से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा।
तो ये सारे मेरिडियन जो कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से बनते हैं, दे आर स्ट्रेट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये पहला चीज हो गया अबाउट योर मेरिडियंस। बट अगर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को देखोगे, दे आर हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। पहला अगर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को देखोगे तो इन दोनों में इतना सेपरेशन है, बट धीरे धीरे इन दोनों का सेपरेशन जो है जैसे जैसे इक्वेटर के पास जा रहे हैं, ये कम होते जा रहा है। सो ये भी एक चीज है इसमें, इसीलिए लिखा हुआ है parallels of latitudes are also straight line but not equidistant from each other. Distance between them increases from equator to poles. We can see कि whenever we were going from equator and all the way up to pole, कितना distance इनमें increase हो रहा है. So this is also something, a point to be noted. कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है जहाँ पे सीखने के लिए क्वेश्चंस उसी एक्स्ट्रा चीज से पूछा जाएगा। स्ट्रेट एंड सिंपल चीजें कभी नहीं आती है। तो यही यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताया गया। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया कि कन्वर्जेंसी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ दिस मैप इज जीरो, इट इज ऑन अर्थ सरफेस शोन बाय एन। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन से अगर हम लोग कन्वर्जेंसी बनाते हैं तो कन्वर्जेंसी आपका जीरो आता है। अब कन्वर्जेंसी यहाँ पे जीरो क्यों आया है वो भी एक पर्टिकुलर चीज है हमारे लिए जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिलेंड्रिकल चार्ट में सिर्फ हमें दे आर मेकिंग अस लर्न दैट कन्वर्जेंसी जीरो, तो हम लोग पी गए कि हाँ कन्वर्जेंसी जीरो है। नो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। कन्वर्जेंसी क्यों जीरो है? कोई मुझे बता सकता है कि इस चार्ट में कन्वर्जेंसी क्यों जीरो है? थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। सिंस यू गाइज नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंसी एंड ऑल्सो अभी आपने सिलेंड्रिकल चार्ट भी देखा है, व्हाई द कन्वर्जेंसी इज जीरो? दिस इज द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। Because the longitudes are parallel. यस दैट इज करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लॉन्गिट्यूड्स जो है आपके पैरेलल है। अभी हम लोग क्या शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि हमारा लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते थे ऑन अर्थ, यानी लैम्बर्ट चार्ट का एग्जांपल लेते थे। उसमें दो मेरिडियन को हमने ऐसे बनाया है, एक है मेरिडियन लेफ्ट वाला ये, राइट वाला ये, ए बी। एंड लेट्स से एक पर्टिकुलर हम लोग एक स्ट्रेट बीच का हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लेते हैं। कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन हमने क्या सीखा था कि एक मेरिडियन को दूसरे तरफ ले चलते हैं कुछ इस तरीके से, और जब लेते हुए उसको जब बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर बीच का टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका लेफ्ट वाला मेरिडियन जो है वो राइट वाले को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अभी हमने ए को थोड़ा सा बी के तरफ हम लोग ले गए, तो देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे दिस ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और वी कैन से दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। सो ये जो बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है बिटवीन टू पर्टिकुलर मेरिडियंस, इसी को हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं। अभी जो हमने एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन देखा उसमें आपका दोनों पर्टिकुलर जो मेरिडियन है वो स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस। और ये आपका कुछ इस तरीके से लैटिट्यूड है। अगर मैं इस ए वाले को बी वाले के पास अगर ले भी जाऊं तो ये तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कभी एंगल तो फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए कन्वर्जेंसी आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में आपको जीरो बताया गया है। द रीजन इज दिस, नॉट समथिंग विच इज मेकिंग यू लर्न फोर्सफुली। ऑलराइट, तो हर चीज के पीछे मीनिंग है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। कन्वर्जेंसी इस प्रोजेक्शन पे जो मैप आपका बन रहा है दैट इज जीरो, इट इज ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट इज शोन बाय एन। अगर आपको कन्वर्जेंसी निकालना है तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, डी लॉन्ग इंटू साइन लैट। जो पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे कन्वर्जेंसी का, ये वही फॉर्मूला है, बट सर्टेन वेरिएबल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। यहाँ कन्वर्जेंसी को हम लोग एन लिखते हैं शॉर्ट में, और डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट का साइन लैट यहाँ पे बन गया बस। बाद बाकी फॉर्मूला ये सेम, कन्वर्जेंसी जो साइन थीटा के हिसाब से निकलता था, जो साइन का फंक्शन था, अभी भी वो वही है। ठीक है, इस चार्ट में आपका कोई भी जो स्ट्रेट लाइन बनता है, दीज स्ट्रेट लाइंस आर रम लाइन। ये सिलेंड्रिकल चार्ट का एक और एक पॉइंट है कंस्ट्रक्शंस का। ग्रेट सर्कल जो आपका बनेगा, दिस विल बी कर्व कनकेव टू इक्वेटर और कन्वेक्स टू द नियरर पोल। फॉर एग्जाम्पल
लेट्स टेक अ केस कि दो पॉइंट को लेता है। एक है पॉइंट ए, दैट इज योर 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री वेस्ट, एंड पॉइंट बी इज योर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री ईस्ट। इसको प्लॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री ईस्ट, लेफ्ट वाला मेरिडियन कौन सा होगा, 10 डिग्री वेस्ट, उसको बनाया। राइट वाला मेरिडियन कौन सा होगा, 10 डिग्री ईस्ट, वो भी हमने बनाया। 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट। नदर्न हेमिस्फेयर किधर, तो नदर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ पोल ऊपर। 30 डिग्री नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको हम लोग रम लाइन भी कह सकते हैं। लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, इसी को तो रम लाइन कहता है। और ग्रेट सर्कल आपका कभी भी बनता है तो ये बनता है आपका आइदर कर्व कॉन्वेक्स टू पोल, ये पोल है, पोल के तरफ से कॉन्वेक्स वाला साइड, ठीक है, या फिर कर्व कनकेव टू इक्वेटर, ये इक्वेटर का लाइन है, इक्वेटर के तरफ से कनकेव वाला लाइन। तो यही आपका दोनों पॉइंट के बीच बीच में जो ग्रेट सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो ग्रेट सर्कल मैंने बनाया, ये आपका कर्व कॉन्वेक्स टू द नियरर पोल भी है एंड कर्व कनकेव टू इक्वेटर भी है। ग्रेट सर्कल हो गया, ये ब्लैक वाला जो था आपका वो रम लाइन हो गया। सो ये दोनों चीज आपका काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के साथ कुछ इस तरीके से आता है। फिर और भी बताया गया दैट इट इज नॉट ऑर्थोमॉर्फिक और कन्फर्मल प्रोजेक्शन, मतलब ये ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट नहीं है। ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, मैंने ऑर्थोमॉर्फिक के बारे में बताया था ना, कि मेरिडियंस एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड शुड कट कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मेरिडियन और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये लोग हर हर दूसरे जगह पे 90 डिग्री पे कट तो कर रहा है, तो पहला प्रॉपर्टी तो ये फुलफिल कर रहा है कन्फर्मल का, तो ये आपका कन्फर्मल चार्ट क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है सेकंड प्रॉपर्टी ये फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, स्केल इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। चार्ट को देखो ध्यान से, क्या स्केल कांस्टेंट लग रहा है। देखो अर्थ के पास कितने सारे शेप्स कितने अच्छे से बने हैं, बट इक्वेटर के पास अच्छे से बने हैं, लेकिन जैसे से दूर जा रहे हैं ये डिस्टॉर्टेड हो रहा है। यहाँ का पोर्शन कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। इक्वेटर के पास सारे प्लेसेस काफी अच्छे से कंस्ट्रक्ट है, लेकिन इधर इक्वेटर से दूर जैसे ही जाते हैं 60 डिग्री 70 डिग्री, द प्लेसेस आर, वी कैन से इट इज इलोंगेटेड और लाइक जूम्ड इन, बहुत ज्यादा ये काइंड ऑफ फट रहे हैं, इस तरीके से फैले हुए हैं। इस वजह से स्केल हर जगह पे इसका कांस्टेंट नहीं होता है, एंड अल्टीमेटली इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज नॉट ऑर्थोमॉर्फिक और कन्फर्मल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का, कि ये इतना चीज हुआ। अब मर्केटर नाम का जो साइंटिस्ट है वो आया, उसने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया। उसने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के साथ कुछ मैथमेटिकल करेक्शन किया, और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन करेक्शन करने के साथ साथ वो ये कोशिश किया कि इस चार्ट में एक प्रॉपर्टी तो हमें मिल रहा है जो कि कन्फर्मल का है, दूसरे प्रॉपर्टी को वो ठीक करने का कोशिश किया और वो ट्राई किया कि इसको ऑर्थोमॉर्फिक बनाते हैं। सो मर्केटर व्हाट ही डिड दैट, he make some mathematical corrections and it carried out in the cylindrical projection only to make the chart your orthomorphic, एंड उसके बाद जो आपको चार्ट मिलता है फाइनल फॉर्म को मर्केटर चार्ट कहते हैं। अभी तक जितना भी चीज हम लोग देख रहे थे ना, दोज वेयर योर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जो कि आपका नॉट ऑर्थोमॉर्फिक था, लेकिन मर्केटर ने कुछ मैथमेटिकल इसमें चेंजेस किया और चार्ट को बना दिया ऑर्थोमॉर्फिक। इसीलिए अब चार्ट को हम लोग मर्केटर के नाम से जान रहे होंगे। तो इस मर्केटर चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया कि ये जो मर्केटर का चार्ट है वो अभी भी काइंड ऑफ सिमिलर वैसा ही अपीयर होता है जैसा कि आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में दिख रहा था, वैसा ही ये सिमिलर अपीयर हो रहा है। इट इज अ नॉन प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। नॉन प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया,
प्रिस्पेक्टिव जिसको डायरेक्टली हम लोग प्रोजेक्शन पे ट्राई करते थे। डायरेक्टली हम लोग प्रिस्पेक्टिव कहने का मतलब प्रोजेक्शन के थ्रू बनाते थे, लेकिन जिसमें आपने मैथमेटिकल मेथड का इस्तेमाल कर लिया, उस चार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रिस्पेक्टिव। अब क्यों नहीं, क्योंकि मर्केटर ने मैथमेटिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मर्केटर चार्ट को हम लोग अब कहेंगे नॉन प्रिस्पेक्टिव। और साथ ही साथ वो चार्ट अब ऑर्थोमॉर्फिक हो चुका है। तो ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, मतलब पता हो, दिमाग में हो, तो ये सब कंफ्यूजिंग बार बार नहीं नहीं लगेगा। सो मर्केटर इज नाउ व्हाट इट इज। आपका कह सकते हैं कि नॉन प्रिस्पेक्टिव चार्ट है, बट इट इज नाउ व्हाट इट इज, योर काइंड ऑफ फुलफिलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोमॉर्फिज्म। ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें और क्या लिखा हुआ है। Third point is the rhumb line is straight line and great circle is curved convex to the pole similar to cylindrical projection। मतलब आपका great circle जैसा था पहले, अभी भी वैसा है। rhumb line जैसा था वैसा भी अभी भी है। And it is a non-orthomorphic projection। अभी भी ये non-orthomorphic projection ही है, ये वाला। कोशिश किया बनाने का, लेकिन अभी भी ये नॉट ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन ही है। अब इसका यूजेस क्या है, अगर उसने थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंजेस किया है तो वो क्यों किया है। चार्ट को तो वो ऑर्थोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी दे नहीं पाया, कोशिश किया था, लेकिन क्यों, क्या इससे चेंजेस आया। देन द यूजेस आर, अगर आप रम लाइन ट्रैक पे फ्लाई करते हो rather देन ग्रेट सर्कल ट्रैक। अब क्योंकि हमें पता है ना, नेविगेशनल पर्पस के लिए रम लाइन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर आप रम लाइन से जा रहे हो, ग्रेट सर्कल ट्रैक फॉलो कर रहे हो, तो आपको ग्रेट सर्कल आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये सुइटेबल है, अगर आप रम लाइन ट्रैक को फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए सुइटेबल है। साथ ही साथ जो आपके टोपोग्राफिकल एरियाज है, मतलब एरियाज जो कि इक्वेटर के आसपास है, वहां के लिए भी ये काफी ज्यादा सुइटेबल है। ऑलमोस्ट 8 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे ये चार्ट काफी ज्यादा सुइटेबल है लोअर लैटिट्यूड्स पे, जो कि 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मतलब अगर आप चार्ट को देखोगे, तो ये जो लोअर पोर्शन है ना, इतना दूर तक इक्वेटर के आसपास, इतना पर्टिकुलर पोर्शन तक आपको स्केल जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपका स्केल जो है वो अभी भी काइंड ऑफ स्केल एक्सपैंड हो रहा है। मिड चार्ट्स इन इंडिया आर मर्केटर चार्ट। जो मेट्रोलॉजिकल आपके चार्ट्स होते हैं इंडिया में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मर्केटर चार्ट के ही हिसाब से होता है। इस चार्ट का ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब खराबियां क्या क्या है, तो ऑफ कोर्स इसमें कवरेज ज्यादा नहीं है। वी कैन सी कि इसमें 70 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 70 डिग्री साउथ के नीचे, 80 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री साउथ, उनका कवरेज ही नहीं है। तो ये तो एक इसका पहले ड्रॉबैक हो गया कि कांट बी यूज इन द पोलर रीजन एंड सिंस द कवरेज इज लिमिटेड टू 70 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो दैट्स वाई कि ये उस तरीके से इसका एक डिमेरिट है। साथ ही साथ एक और बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसके जो पिक्चर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब स्केल जो है इसका वो कांस्टेंट नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा एक्सपैंड होते जा रहा है ये। सो दैट्स वाई ये उसका दूसरा ड्रॉबैक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्केल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है एंड बिकमिंग वेरी लार्ज। Radio bearings are great circles which must be converted to drumline before plotting. Now this is something important, radio bearing, ये नया टर्म आ गया। देखो, हम लोग जो ग्रेट सर्कल ट्रैक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जितना भी हमारा रेडियो वेव्स ट्रैवल करता है, जो हम लोग बात करते हैं वायरलेसली, वो रेडियो वेव एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एंड ऑल्सो it tries to travel in less amount of time as possible and in the shortest possible route as possible। और shortest possible route होता क्या है, ग्रेट सर्कल्स। तो ये जो रेडियो वेव्स है वो भी ग्रेट सर्कल के रास्ते को ही मतलब चुनते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसीलिए लिखा गया है कि रेडियो बियरिंग्स भी जो हैं आपके, वो भी ग्रेट सर्कल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये चार्ट में रमलाइन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए रमलाइंस में उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि ग्रेट सर्कल और रम लाइन के बीच का एंगल कन्वर्जेंसी है, तो कन्वर्जेंसी एंगल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ऑन अ लॉन्ग रूट द रम लाइन कैन ऐड अप्रिसिएबली टू द डिस्टेंस। यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप ए टू बी जा रहे हो और उन दोनों में जो आपका दूरी है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर आप रम लाइन का डिस्टेंस लेके जा रहे हो तो आपको लंबा डिस्टेंस देगा।
पहले भी हमने देखा है ना कि दो जगह के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ग्रेट सर्कल होता है। लेकिन विद इन जब तक आप विद इन द कंट्री, ले सपोज इंडिया में फ्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेट सर्कल आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता आपका रमलाइन हो सकता है। ग्रेट सर्कल फिर लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू फ्लाई द ग्रेट सर्कल ट्रैक। वही सेम चीज यहाँ भी आपको रिप्रेजेंट किया गया। फिर नोट में ये लिखा गया है दैट इन मर्केटर प्रोजेक्शन ऑन स्केल इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज वैरिड एट द सेम रेट ऑफ स्केल ऑफ एक्सपेंशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका मर्केटर चार्ट है। लेट्स सपोज इसका पिक्चर को यहाँ से लेते हैं हम लोग। ये मान लो हमारे पास एक मर्केटर चार्ट है। अब मर्केटर चार्ट में ऑफ कोर्स यहाँ पे चारों डायरेक्शन को नेम देते हैं हम लोग। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, सिमिलरली ये वेस्ट हो गया, एंड द लोअर पोर्शन इज साउथ। अब हम लोग देखेंगे तो स्केल इधर से इधर जितना एक्सपैंड हो रहा होगा, ईस्ट वेस्ट, उतना ही अगर आप नॉर्थ में जाओगे और साउथ में जाओगे, वो एक्सपेंशन भी उतना ही रहने वाला है। सेम, अगर हर जगह 5% से बढ़ रहा है तो इधर भी 5% से ही बढ़ रहा होगा। नॉर्थ साउथ में इट इज इंक्रीजिंग बाई 5%, देन वी कैन से इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाई 5% ओनली। ये आपका कुछ हुआ। और इसमें अगर आपको स्केल किसी भी पॉइंट पे निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। स्केल एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर इंटू सेकेंड ऑफ लैटिट्यूड। ये फॉर्मूला हम लोग कल के स्केल के चैप्टर में पढ़े थे। जो फॉर्मूला था, स्केल एट इक्वेटर इज इक्वल टू स्केल एट लैटिट्यूड इंटू कॉस ऑफ लैटिट्यूड, तो वो कॉस थीटा था। कॉस थीटा को इधर से इधर भेजा तो वो सेक थीटा बन गया। ये अगर आपके कैलकुलेटर में सेक थीटा का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। लेट्स सपोज हमारा लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री, आपको निकालना है उस फॉर्मूला के हिसाब से। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करिएगा 1/cos 30, क्योंकि सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, दैट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये है एक तरीका जो कल के क्लास में हम लोग इसको पूरा प्रैक्टिस किए थे। ऑलराइट। सो इस पर्टिकुलर चार्ट के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज तो ये मैंने बताया कि जो भी प्रोजेक्शन है, आपका अर्थ, रिड्यूस अर्थ जिस सरफेस पे टच कर रहा होगा, वहां पे आपको सब कुछ एक्यूरेट मिलेगा। क्योंकि आप मर्केटर के प्रोजेक्शन को देखोगे, तो आपका जो सेंटर पोर्शन है वो सिलेंडर में टच कर रहा है, दैट मीन्स इक्वेटर पे। इसीलिए आपका जो स्केल है, स्केल पे आपका, सॉरी, इक्वेटर जो है वहां पे आपका मर्केटर का स्केल करेक्ट मिलता है। मतलब जितना एक्चुअल में डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस हम लोग दिखा पाते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 नॉटिकल माइल या 100 नॉटिकल माइल, कुछ उस तरीके से। इसके अलावा कहीं भी हम लोग चले जाए तो स्केल जो है आपका एक्सपैंड करता है। स्केल एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर इनटू सेक ऑफ लैटिट्यूड। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अगर सेम रहता तो क्या फॉर्मूला होता? स्केल एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर। लेकिन नहीं, फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला जो है वो आपको सेक थीटा ऑफ लैटिट्यूड टाइम्स बढ़ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से इट इज एक्सपैंडिंग एट द रेट ऑफ sec of latitude। इसी को लिख दिया यहाँ पे, scale is expanding at a rate of sec of latitude। So it's just the another way to write, simple as that। फिर मर्केटर का स्केल जो है वो कितना एक्यूरेट है? अगर आप इक्वेटर से 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर हो, तो आपका स्केल का एरर बहुत कम है, दैट इज विद इन 1%। और इसके अलावा आप अगर 500 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ साउथ रहते हो, ऊपर नीचे, तो आपको इतना एरर मिलेगा। दैट मीन्स, इसको इस तरीके से समझो कि आपका ये पर्टिकुलर है इक्वेटर। इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर चले जाओ नॉर्थ के तरफ, या 8 डिग्री नीचे चले जाओ, या फिर इक्वेटर से आप 500 नॉटिकल माइल ऊपर चले जाओ, या फिर 500 नॉटिकल माइल आप नीचे चले आओ, आपको स्केल में जो एरर मिलने वाला है दैट इज ओनली अप टू 1%। उससे ज्यादा आपको स्केल में एरर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। ईस्ट वेस्ट अगर हम लोग जाते हैं तो आपका स्केल सेक थीटा के हिसाब से चेंज होता है। और नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हो तो आपका स्केल टैन थीटा के हिसाब से चेंज होता है। यही सेम चीज यहाँ पे बताया गया, अप टू 1% ऑफ स्केल एरर वी कैन यूज अ स्केल रूलर टू मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट, लीव दिस।
इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से समझो। इस पिक्चर में बीच में आपका इक्वेटर का लाइन बना हुआ है, दिस वन। सिंपल। इसको हम समझाते हैं, रुक जाओ। ये क्योंकि पहले के चैप्टर्स सब कोई कर रखे हैं, तो ये पिक्चर को समझना इट्स लाइक नथिंग समथिंग न्यू। ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा लेते हैं। ये बीच में इक्वेटर का लाइन है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऊपर वाला आपका नदर्न हेमिस्फेयर है, विच इज दिस वन। नीचे वाला आपका सदर्न हेमिस्फेयर है। और ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का आपका प्लॉट किया हुआ है कि किस तरीके से आपका क्या होता है। लेट्स सपोज नदर्न हेमिस्फेयर में ये है आपका पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। तो ए टू बी का रम लाइन आपका कैसा बनेगा? तो रम लाइन आपका कुछ लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन ऐसा बनेगा। आपका ग्रेट सर्कल कैसा बनेगा? तो इट विल बी कर्व कॉन्वेक्स टू नियरर पोल। बन गया। सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसा बन गया। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर हमारा जर्नी है जिसमें आप लेट्स सपोज सदर्न हेमिस्फेयर में हो और सदर्न हेमिस्फेयर से आप जा रहे हो नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसमें प्लॉट कैसे करोगे? क्योंकि आपका ग्रेट सर्कल हमेशा कर्व कन्वेक्स टू नियरर पोल होता है। हम लोग साउथ में भी जा रहे हैं, नॉर्थ में भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रम लाइन बना लेना है ए टू बी। दूसरा चीज, आपको बीच का एक पॉइंट ढूंढना है जो कि इक्वेटर को टच कर रहा हो, ये। अब दो अलग अलग पोर्शन आपको मिल गया, पहला ये, दूसरा ये। पहला पोर्शन जो है आपका वो सदर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन है, तो सदर्न हेमिस्फेयर का ग्रेट सर्कल ट्रैक ऐसे बनेगा। और दूसरा जो पोर्शन है वो नदर्न हेमिस्फेयर का है, तो उसका ग्रेट सर्कल ट्रैक जो है वो ऐसे बनेगा। तो ये था ऑल अबाउट योर पिक्चर एंड आई होप सबको ये पिक्चर काफी आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया कि नोट द शेप्स ऑफ द ग्रेट सर्कल, द इक्वेटर एंड द मेरिडियन विच आर ग्रेट सर्कल प्रोजेक्ट एट स्ट्रेट लाइन, ऑल अदर ग्रेट सर्कल्स प्रोजेक्ट्स आर कर्व्ड कनकेव टू द इक्वेटर। यहाँ पे ये बताया गया कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रेट सर्कल का शेप कैसा है। जो आपके इक्वेटर होते हैं या मेरिडियंस और एंटी मेरिडियंस होते हैं, ये सब ग्रेट सर्कल है। तो इक्वेटर का जो ग्रेट सर्कल है वो हमेशा सीधा रहेगा। मेरिडियंस और एंटी मेरिडियंस भी मिलके ग्रेट सर्कल बनाते हैं, तो वो भी सीधा होता है। इसके अलावा इक्वेटर और मेरिडियन के अलावा जो बाकी के ग्रेट सर्कल आपके बन रहे हैं ना, वो हमेशा कर्व कॉन्वेक्स टू द नियरर पोल या फिर कर्व कनकेव टू इक्वेटर बनेगा। सिंपल। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। मर्केटर वाले चार्ट का ग्रेटिट्यूड को समझते हैं। मेरिडियंस आर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ये हमने देखा। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस within which the shape is increasing and shape is increasing at sec of theta। देखा था ना हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बीच में किस तरीके से स्पेस जो है आपका इंक्रीज हो रहा था। फिर आगे शेप एंड एरिया के बारे में बात करें तो रीजनेबली करेक्ट रहता है ओवर ओवर स्मॉल एरियाज इक्वेटर के पास। बट द डिस्टॉर्शन दैट मीन्स द पिक्चर इज गेटिंग disoriented increases over large areas as we go to higher latitudes. That means whenever you are going from equator to poles, the shapes of the particular places that is getting distorted, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लगता है, इसलिए वो डिस्टॉर्टेड होने लगता है। कन्वर्जेंसी के बारे में बात करें तो कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें पता है, विच वी डोंट नीड टू रीड अबाउट। फिर बताया गया कि कन्वर्जेंसी आपका, क्योंकि ये चार्ट इक्वेटर के पास आपका अच्छे से प्रोजेक्शन देता है, इसीलिए आपको चार्ट का कन्वर्जेंसी वहीं पे बताएगा सही, इक्वेटर के पास। अब इक्वेटर के पास ये सही बताता है, चलो ठीक है, वेरी गुड। इक्वेटर के पास हमें कन्वर्जेंसी का जो वैल्यू है वो करेक्ट मिलेगा। बट कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला क्या है? डी लॉन्ग इंटू साइन लैट। सिंपल एज दैट। साइन लैट मतलब यहाँ पे लैटिट्यूड का वैल्यू डालना है। इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है। साइन जीरो इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा ना। तो ये अल्टीमेटली कोई फायदा हुआ नहीं, अगर वो भी सही है। तो इसका जो कन्वर्जेंसी है वो हमेशा 0 आता है, याद रखना है, और फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मर्केटर चार्ट। यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज आपका लिखा हुआ है जो अभी तक आपने पढ़ा है सब कुछ। इस प्रॉपर्टी को देखो, आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स। इसमें कहीं भी कोई डाउट है सारे प्रॉपर्टी को देख के, तो बताओ उस प्रॉपर्टी को। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन।
स्केल देखो, ऑर्थोमॉर्फिक देखो, ग्रेटिट्यूड देखो, ये मर्केटर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। एक चीज़ ये पूछनी थी कि एट द एंड मतलब वो ऑर्थोमॉर्फिक ही कंसिडर किया जाएगा ना? हाँ, एट द एंड इसको ऑर्थोमॉर्फिक कंसिडर किया जाएगा, हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस इसको लिया गया, तो एट द एंड इसको ऑर्थोमॉर्फिक कंसिडर किया जाएगा। सिंस जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना फॉर इक्वेटर, वहां के लिए ऑर्थोमॉर्फिक। ओके, ओके, ठीक है। समझ गया सब। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मर्केटर स्केल से। जैसे क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे, तो नॉर्मली जो आपका स्केल का फॉर्मूला होता है वो यही वाला अप्लाई होगा। स्केल एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर इनटू सेकेंड ऑफ लैटिट्यूड। और कल जो हमने एक फॉर्मूला देखा था स्केल के चैप्टर में, डिनोमिनेटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ए बाई कॉस बी। देखिए, याद है ना ये फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ, सो वही चीज पे सारे क्वेश्चंस मर्केटर के आपके बनेंगे। कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं देख लो। स्केल एट इक्वेटर आपको दिया रहेगा, आपको किसी और लैटिट्यूड पे निकालना है। सिंपल एज दैट। हम लोग यही फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे कि एक इक्वेटर पे दिया हुआ है, किसी और लैटिट्यूड पे निकालना है। तो ये भी आपका हो जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, तो स्केल एक अदर लैटिट्यूड पे है और आपको इक्वेटर पे दिया है, ये भी आप कर लोगे। आपको स्केल किसी और लैटिट्यूड पे दिया हुआ है और आपको किसी और लैटिट्यूड पे निकालना है। तो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज को हम फिर से रिवाइज करवाते हैं, ताकि सबको अच्छे से इन सब चीजों के बारे में फिर से रिवाइज हो जाए। अभी जो हम लोग फॉर्मूला को देख रहे हैं ना, उस फॉर्मूला को देखते हैं। स्केल एट लैट इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर इनटू सेकेंड ऑफ लैट, इसको लिखते हैं। स्केल एट lat is equal to scale at equator into secant of lat। तो लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन में आपको स्केल एट इक्वेटर दिया हुआ है और आपको स्केल एट 40 डिग्री लैटिट्यूड पूछ रहा है, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर मिल गया। अगर आपको स्केल एट 30 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है, आपको इक्वेटर पे पूछ रहा है, इस फॉर्मूला में पुट किया, आंसर मिल गया। लेकिन लेट्स सपोज आपको जो है स्केल एट 20 डिग्री नॉर्थ दिया गया है और आपसे 80 डिग्री नॉर्थ का पूछ रहा है। तो थोड़ा सोचो चिन्मय और बताओ, क्या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं या नहीं? चिन्मय, इट्स ओनली फॉर यू, रिकी ने बना कल ये चीज। हाँ, बताओ। बना सकते हैं। हाउ? हाउ वी कैन डू? बताओ कैसे बनेगा। आई डोंट नो, मतलब लग रहा है कि बना सकते हैं, बट कैसे, मतलब थोड़ा-सा
ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया कि स्केल एट 20 डिग्री नॉर्थ आपको दिया हुआ है, 80 डिग्री नॉर्थ का आपको निकालना है। आप क्या करोगे कि स्केल एट 20 डिग्री नॉर्थ को इस फॉर्मूला में पुट करोगे। स्केल एट 20 डिग्री नॉर्थ आपको दिया गया है। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे तो स्केल एट इक्वेटर जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो स्केल एट इक्वेटर निकल गया। स्केल एट इक्वेटर, ये पहला चीज हमने किया। दोबारा इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें और इस बार हम लोग निकाले स्केल एट 80 डिग्री नॉर्थ। हमें स्केल एट इक्वेटर तो हमने निकाल लिया ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, हमारा स्केल एट 80 डिग्री नॉर्थ निकल गया। तो दो बार फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। पहली बार आपने क्या किया कि स्केल एट इक्वेटर निकाल लिया, फिर उसके बाद स्केल एट 80 डिग्री नॉर्थ निकाल लिया, तो ये भी आप बना सकते हो। इसके अलावा व्हेन यू विल वॉच द वीडियो ऑफ स्केल्स, तो उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डिनोमिनेटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ए बाई कॉस बी। तो इसमें दो स्टेप की जगह एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वे जिससे आप स्केल पर्टिकुलर एक पॉइंट का निकाल सकते हो। ठीक है, ये तीसरा चीज हो गया। Fourth type of thing is this: given a fixed chart distance between two meridians, find Mercator scale at a specific latitude। इसको भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, क्वेश्चंस को देखते हैं। जो जो क्वेश्चंस हमने पहले कर रखा है या फिर अप्रोचेबल लग रहा है उसको स्किप करेंगे। जो नहीं लग रहा है उसको वी आर गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें एग्जांपल पे यहाँ दिया हुआ है कि स्केल एट इक्वेटर आपको दिया गया है, आपसे 60 डिग्री नॉर्थ साउथ पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करके वेरी इजी पीजी हम लोग बना सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, फॉर्मूला जस्ट पुट किया, सॉल्व किया, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल एट 52 डिग्री साउथ दिया हुआ है, इक्वेटर पे पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन सॉल्व इट। नाउ द क्वेश्चन कम कि स्केल आपका कोई और लैटिट्यूड पे दिया गया है, आपको किसी और लैटिट्यूड का पूछ रहा है। तो यहाँ पे डेरिवेशन लिखा हुआ है उस फॉर्मूला का, जिसको मैंने कल ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें फाइनल फॉर्मूला आपको ये मिलता है, डिनोमिनेटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ए बाई कॉस बी। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ लिखा गया है कि आपका 54 डिग्री साउथ पे आपका स्केल इतना है, आप ये बताइए कि 25 डिग्री नॉर्थ पे कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा बताते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग बोथ द टेक्निक्स। दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है सेम आएगा। आई एम जस्ट सेइंग यू कि कैलकुलेटर लेके काइंड ऑफ रेडी रहो, क्योंकि कुछ कुछ मैं वैल्यूज पूछूंगा, तो यू जस्ट टेल मी कि वो क्या वैल्यू आएगा, लाइक कॉस थीटास के वैल्यू एंड ऑल। तो इसको हम लोग पहले तरीका से बनाते हैं, फिर दूसरे तरीका से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले तरीका का इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट इज स्केल एट लैट इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर इनटू सेकेंड ऑफ लैट। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हमें स्केल एट 54 डिग्री साउथ दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, तो 1/2 into 10⁶, 1 2 3 4 5 6, दैट इज करेक्ट। फिर हम स्केल एट इक्वेटर यहाँ से निकल जाएगा, स्केल एट इक्वेटर इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ लैटिट्यूड, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ 54 डिग्री। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होके आएगा, स्केल एट इक्वेटर इज इक्वल टू 1/2 into 10⁶ into sec ऑफ 54 डिग्री, जिसको हम लोग कॉमनली ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू कॉस ऑफ 54 डिग्री। चलो कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ कि ऊपर में रखना 2 into 10⁶ और नीचे में रखना कॉस 54, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 3402603, ये आ रहा है ना, 1/3402603, ये हमारा निकल गया स्केल एट इक्वेटर। अब क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है, स्केल एट 25 डिग्री नॉर्थ, तो फिर से इस फॉर्मूला को लगाते हैं, स्केल एट
25 डिग्री नॉर्थ इज इक्वल टू स्केल एट इक्वेटर जो निकला उसी वैल्यू को यहाँ रखते हैं 1/340260 इंटू सेक ऑफ लैटिट्यूड मतलब सेक ऑफ 25 डिग्री। इसी सेक ऑफ 25 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ऑफ 25 डिग्री। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1/30830805 which will give us 1:30830805। कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे लिए मैच कर रहा है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली या डेल्टा? टेल मी। ब्रावो। ब्रावो। ब्रावो, वेरी गुड। तो ये हमने पहले तरीका से ब्रावो हमने बना लिया। नाउ लेट यूज द अनदर टेक्निक जो हमने सिंपल फॉर्मूला देखा था। इट इज टोटली अप टू यू। जो भी फॉर्मूला सही लग रहा है उस फॉर्मूला से बनाओ, जो भी अप्रोचेबल लग रहा है जिसमें मिस्टेक कम लगे वो तरीका को यूज कर सकते हो। एक और फॉर्मूला था हमारा डिनोमिनेटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ बी is equal to cos A by cos B. Now let's replace A with 54 degree south and B with 25 degree north. तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 54 एंड 25 के साथ। 54 25 54 25। हमें पता है दुनिया का जितना भी स्केल है उसमें ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट हमेशा 1 में आता है, नीचे कुछ 6 7 8 डिजिट का नंबर आता है, सिंपल। अभी हमें डिनोमिनेटर ऑफ 54 डिग्री दिया हुआ है 2 इंटू 10⁶, तो उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁶। डिनोमिनेटर ऑफ 25 डिग्री पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, तो इसको x रहने देते हैं इज इक्वल टू कॉस ऑफ 54। ये हम लोग कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा 0.588, 0.588। एंड cos ऑफ 25 भी निकल जाएगा कैलकुलेटर से, तो cos 25 को निकालेंगे तो इट विल गिव यू 0.906। तो थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई 0.906 डिवाइडेड बाई 0.588। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ into 0.906 divided by 0.585। सो ये जो हमारा वैल्यू आया x, जिसका मतलब था डिनोमिनेटर ऑफ 25, दैट इज 3097435। थोड़ा सा हल्का सा वैल्यू बढ़ा है, बस ज्यादा नहीं। तो स्केल ऑफ 25 डिग्री हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, so that is going to be numerator of 25 divided by denominator of 25, यही आएगा। न्यूमरेटर ऑफ 25 हमेशा 1 होता है, डिनोमिनेटर हमने निकाला 3097435 समथिंग, एंड विच इज समवेयर क्लोज टू दिस आंसर ओनली। तो ये दोनों तरीका है, आई हैव मेड यू डू कि दोनों तरीके से अगर बनाते हो तो यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम आंसर। सो इट्स अप टू यू। ये तरीका अप्रोचेबल मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा दो दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट न्यूमरेटर एंड क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का आपका चीज थोड़ा सा अलग अलग है, बस उसी के साथ काइंड ऑफ डील करना है। देर इज नथिंग समथिंग की बहुत ज्यादा है। चलो, आर यू गाइज रेडी कि मैं स्केल पे एक क्वेश्चन दूं बनाने के लिए, एंड यू बोथ आर केपेबल इनफ राइट नाउ टू सॉल्व, या फिर मैं बाद के लिए छोड़ दूं? अगर अभी केपेबल हो यू कैन सॉल्व, तो आई एम गिविंग यू राइट नाउ। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। स्केल का कॉन्सेप्ट पता है जिनमें, या फिर अभी थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है वीडियो पे, उसको बताना। नहीं, थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है बिकॉज बाकी टॉपिक्स तो नहीं बट स्केल को करने की शायद ज्यादा जरूरत है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्केल के क्वेश्चंस को रहने देते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। कल जो हमने वीडियो, मतलब कल का जो स्केल्स का वीडियो था, उस वीडियो को देखना। अभी भी जो हम क्वेश्चन देने वाले थे वो कल के क्लास में भी हम लोग काइंड ऑफ किए हुए थे। एक क्वेश्चन बस हम करके बता रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा स्केल के बारे ओके। में पता चलेगा। जैसे यहाँ पे इट इज गिवन टू अस ऑन अ मर्केटर चार्ट द चार्ट लेंथ बिटवीन टू मेरिडियंस दैट इज 160 डिग्री ईस्ट एंड 160 डिग्री वेस्ट इज 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चार्ट लेंथ जो है वो प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्केल ऑफ चार्ट एट 30 डिग्री साउथ? 30 डिग्री साउथ पे आपका चार्ट का मतलब पर्टिकुलर कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? स्केल निकालने के लिए we use this formula that is chart length by earth distance। स्केल यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर हमारा दिया गया है। हमें अभी क्या करना है कि हमें अर्थ का डिस्टेंस निकालना है, और अगर हम लोग अर्थ का डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लिए तो हमें काइंड ऑफ वी कैन कैलकुलेट। अब अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सिमिलरली वही डिस्टेंस है जो आपका डिपार्चर का डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे एक आपका 30 डिग्री साउथ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका स्केल का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो चार्ट लेंथ बाय डिपार्चर हो जाएगा। क्योंकि डिपार्चर कहने का मतलब होता है आपका रम लाइन का डिस्टेंस। अगर आप अपने अर्थ को देखते हो तो इसमें जो 30 डिग्री साउथ होता है ना वो समवेयर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो पूरा का पूरा आपका 30 डिग्री साउथ है वो भी एक तरह का रम लाइन है। तो रम लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी CL डिवाइडेड बाई डी लॉन्ग इंटू कॉस ऑफ मीन लैट इंटू 60। चलो वेरी गुड। आपका सीएल को अभी सीएल रहने देते हैं, सीएल तो हमें दिया ही हुआ है। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड चिन्मय बताओ, 160 डिग्री ईस्ट एंड 160 डिग्री वेस्ट में कितना डी लॉन्ग है? कैन टेल राइट ना? यस। बताओ कितना है? अपोजिट में लाइक सब्ट्रैक्ट करते हैं ना? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके देन 0 ना? डी लॉन्ग देखो, मीन लैट और डी लॉन्ग ये दोनों चीज एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम वीडियो देखना, वीडियो में डी लॉन्ग निकालने का बहुत ओके। अच्छा तरीका बताया है। यू नीड टू यूज द डिस्क रूल। सर्कल हमने बनाया, एक बार जब यूज टू इट हो जाओगे ना तो ये डिस्क रूल माइंड में बैठ जाएगा, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इसलिए बोलते हैं ताकि हर बार एक्यूरेटली मिले। ये हमने एक सर्कल बनाया, 0 डिग्री नीचे, 180 डिग्री इधर, ईस्ट इधर एंड वेस्ट इधर। नाउ लेट्स प्लॉट सबसे पहले 160 डिग्री ईस्ट वाला पॉइंट। 0 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है, तो 160 डिग्री समवेयर इधर होगा। ये पॉइंट हो गया 160 डिग्री ईस्ट, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने सेंटर से, और ये पूरा एंगल 160 डिग्री का बना। उसी तरीके से 160 डिग्री वेस्ट यहाँ पे आएगा, 160 डिग्री वेस्ट। अब ये पर्टिकुलर इसका भी लाइन हमने सेंटर से काइंड ऑफ ज्वाइन कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट में ट्रैवल करने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। हम ऑफकोर्स छोटा वाला रास्ता लेते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर इन दोनों के बीच का एंगल जानना है कि कितना है। चलो बताओ एंगल कितना दिख रहा है? 140 आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, 140 नहीं। देखो अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट बी रहा। अब बताओ एंगल कितना होगा? इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल को जोड़ देना है। यहाँ से लेके यहाँ ओके तक हाँ, एंगल कितना है? 80 है। 160 से आप 180 पे जा रहे हो ना, ये 160 ओके डिग्री वेस्ट है, हाँ, 180 पे जा रहे हो, तो 20 डिग्री इधर, 20 हाँ। और ओके इधर भी 180 से 160, तो तो 20 इधर। 20 हाँ। कितना हो गया ओके टोटल? 40। यस वेरी गुड। तो डी लॉन्ग जो हमारा निकल के आया दैट इज 40 डिग्री। नाउ कॉस ऑफ मीन लैग 30 डिग्री पे निकालना है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू कॉस 30 डिग्री इंटू 60, और आपको नॉटिकल माइल में आंसर मिलेगा। चलो ये नीचे वाला सॉल्व करके मुझे कैलकुलेटर पे बताओ कि ये वैल्यू कितना नॉटिकल माइल आ रहा है। लिखिए, अगर आ गया है तो बता सकते हो। 2078 nautical. 2078।
यही है ना रिकी? हाँ 2078। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। चार्ट लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर पुट किया। और हमारा जो अर्थ का डिस्टेंस जो निकला है वो 2078 नॉटिकल माइल में निकला है। स्केल बनाने का रूल नंबर वन, ऊपर नीचे सेम यूनिट होना चाहिए। एक सेंटीमीटर है, एक नॉटिकल माइल है, दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट। चलो नॉटिकल माइल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 1852 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया। फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर में ऊपर में ये वाला वैल्यू पुट करो पहले। 2078 इंटू 1852 इंटू 100 और इसको डिवाइड करो 30 से। बताओ क्या आ रहा है? 1:12828186 1:1 82 हाँ 8186 8186, यही है ना समवट? 8186। 8186, ठीक है। इसी को राउंड अबाउट करके हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1:12831000, जो कि आपके बुक में आंसर दिया गया है। स्केल में जनरली आंसर्स आपको जो मिलेंगे वो बहुत क्लोज क्लोज नहीं रहेंगे, इसलिए डोंट वरी। इसलिए राउंड अबाउट करके आपका आंसर समथिंग लाइक दिस आपका लिखा रहेगा। तो आई होप पहले क्वेश्चन का तरीका सबको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व किए हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजी। ठीक है, सबको समझ में आया? ये पूरे चीज को हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से। इसकी इसी से सिमिलर एक हम क्वेश्चन देने वाले हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इसी की तरह नहीं होगा कि सेम टू सेम बस मैंने वैल्यूज बदल दिया। थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा। देख लो, सीएल में क्या डालते हैं तो चार्ट का लेंथ जो कि आपका जनरली सेंटीमीटर्स में होता है। नीचे डिपार्चर डी मतलब अर्थ का डिस्टेंस जो कि डिपार्चर है आपका। आप कैलकुलेट करते हो तो हमेशा नॉटिकल माइल में मिलता है, फर्दर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो। तो ये तरीका है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या क्या है। मैं नीचे ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। सर ये तो चार्ट लेंथ व्हाट? डिस्टेंस इन सेंटीमीटर चार्ट लेंथ पूछ रहे हैं। हाँ चार्ट लेंथ पूछ रहा है। हाँ करेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, और जनरली सेंटीमीटर में चार्ट लेंथ ही दिया रहेगा। देखो स्केल तो दिया हुआ है, थोड़ा सा थिंक करो, बना सकते हो। डी लॉन्ग भी निकाल सकते हो, मेरिडियन भी पता है, 20 डिग्री साउथ वो भी पता है। तो अर्थ डिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से। स्केल दिया गया है, बस सीएल का वैल्यू निकालना है। जनरली सीएल अगर नॉटिकल माइल में निकल रहा है तो एक काम करना कि फॉर्मूला में पहले ही जो अर्थ का डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। सबको फॉर्मूला पता है, स्केल इज इक्वल टू सीएल बाई ईडी। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू।
So Charlie. ऑलराइट, चार्ली इज करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना चिन्मय? हाँ आ रहा है, मैं बस सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, टेक योर टाइम, बनाओ। आप एक बार करके बताओगे? ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40 डिग्री नॉर्थ पे जो आपका स्केल है मर्केटर चार्ट का, ये इतना है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर 160 डिग्री ईस्ट एंड 160 डिग्री वेस्ट एट 20 डिग्री साउथ। तो ये हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से दिया गया है। रिकी बताओ इसमें क्या क्या चीज की है वो, सबसे पहले क्या निकालना सबसे पहले हमारे लिए ठीक है, एक्सप्लेन करो। सर मैंने स्केलर इक्वेटर निकाला इक्वल टू स्केल एट 40 डिग्री नॉट इंटू प्लस 40 डिग्री। तो स्केलर करेक्ट। इक्वेटर फिर I calculated departure because scale equals to chart length by departure. हाँ, तो मैंने बस वैल्यू पुट कर दिया स्केल का वैल्यू और डिपार्चर का वैल्यू। तो स्केल एट 40 डिग्री से पहले स्केल एट इक्वेटर निकाला, फिर स्केल एट 20 डिग्री निकाला या नहीं निकाला? 20 डिग्री। स्केल एट 40 डिग्री के बाद स्केल एट इक्वेटर निकाला, और उसके बाद स्केल एट 20 डिग्री निकाला, या फिर ऐसे ही सॉल्व किया? तो ऐसे ही सॉल्व किया मैंने डिपार्चर में पुट किया था ना cos 20 डिग्री। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करो। एट 40 डिग्री नॉर्थ स्केल ऑफ मर्केटर चार्ट जो है वो हमें इतना दिया गया है। तो हमें जो स्केल दिया गया है वो 40 डिग्री नॉर्थ का दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करें तो स्केल एट 40 डिग्री नॉर्थ हमें दिया गया है, दैट इज 1:, इसको 1:, 10 टू 1 into 10⁻367, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो स्केल एट 40 डिग्री नॉर्थ हमें दिया गया है। यहाँ से व्हाट वी कैन डू कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्केल एट इक्वेटर। यहाँ से हमें स्केल एट इक्वेटर तो आराम से निकल सकता है, isn't it? तो स्केल एट इक्वेटर हम लोग उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज स्केल एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू scale at equator into sec of latitude. The reason being I am doing this कि आपको जो स्केल दिया गया है ना वो 40 डिग्री नॉर्थ का दिया गया है। देखो एट 40 डिग्री नॉर्थ स्केल ऑफ मर्केटर चार्ट इज इतना, बट आपसे पूछ कुछ और रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन 160 डिग्री ईस्ट 160 डिग्री वेस्ट एट 20 डिग्री साउथ। तो क्वेश्चन को समझो क्या पूछ रहा है दैट एट 20 डिग्री साउथ आपका डिस्टेंस इन सेंटीमीटर क्या है। तो 20 डिग्री साउथ पे आपका चार्ट लेंथ पूछ रहा है, क्योंकि स्केल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है CL/ED। और जनरली आपका डिस्टेंस इन सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो वो जनरली आपसे चार्ट लेंथ के बारे में ही जानना चाह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। नाउ इसको जानने के लिए आपका हर जगह पे स्केल अलग अलग होता है। 40 डिग्री नॉर्थ का स्केल ये है, तो इक्वेटर का स्केल अलग होगा। उसी तरीके से 20 डिग्री साउथ का भी आपका स्केल अलग होगा। अब क्योंकि 20 डिग्री साउथ पे आपको चार्ट लेंथ पूछ रहा है ना, तो आपको 20 डिग्री का आपको स्केल निकालना पड़ेगा। अभी ये 40 डिग्री नॉर्थ पे हमें दिया गया है, हमें निकालना है 20 डिग्री का। कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला को तो 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी कर सकते थे या फिर ये भी फॉर्मूला कर सकते थे। डिनोमिनेटर ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ए बाई कॉस बी। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्केल एट 20 डिग्री मिल सके, क्योंकि 20 डिग्री का ही पूछ रहा है आपसे, 20 डिग्री पे चार्ट लेंथ क्या होगा, और आपको 40 डिग्री का दिया गया है। चलो ए को रिप्लेस कर दो, अब किसके साथ ए को रिप्लेस करना है हमें? 40 डिग्री के साथ।
और बी को 20 डिग्री के साथ। ये हुआ 40, ये हुआ 20। सॉल्व करेंगे। ए का डिनोमिनेटर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 1 × 10⁻⁷ वी हैव सीन दैट 3036170 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ इंटू cos ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos ऑफ 40 डिग्री। इसको फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। वेट, लेट मी डू दिस। ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा समवेयर 12266,815, यही आएगा। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ 20 डिग्री इतना आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि स्केल ऑफ 20 डिग्री जो निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1/12266,815। ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं जो हमारा निकल के आया 20 डिग्री साउथ का, 1:12266,815 आ गया निकल के। अब इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहीं पे मुझे बनाना है, इसलिए आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द चार्ट लेंथ। हमें स्केल दिया गया है और हमें ये भी बताया गया है कि आपको 160 डिग्री ईस्ट 160 डिग्री वेस्ट के पास आपका चार्ट लेंथ क्या होगा। तो स्केल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्केल इज इक्वल टू चार्ट लेंथ डिवाइडेड बाय अर्थ डिस्टेंस। अगर हमसे चार्ट लेंथ पूछे तो चार्ट लेंथ इज गोइंग टू बी स्केल इनटू अर्थ का डिस्टेंस। सिंपल एज दैट। ये हो सकता है हमारा। तो पहले एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। स्केल का वैल्यू इधर ही रहने देते हैं। 1 = 12266,815। चार्ट लेंथ को चार्ट लेंथ रहने देते हैं। और हमारा जो है दैट इज ई डी, वो निकलेगा डी लॉन्ग इंटू कॉस ऑफ मीन लैट इंटू 60। चलो कुछ कुछ चीजों को हम लोग रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले डी लॉन्ग को रिप्लेस करेंगे। डी लॉन्ग कितना आएगा? 20 और 20 दैट इज गोइंग टू बी 40 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करो कैलकुलेटर में। 40 इंटू cos of 20 degree into 60. So this is going to give you 2255 nautical mile। तो इसके जगह लिख देते हैं यहाँ पे 2255 nautical miles। जो चार्ट लेंथ हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी 2255 डिवाइडेड बाय 12266,815। अब नीचे वाला सेंटीमीटर में जनरली, क्योंकि सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है तो ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इंटू 1852 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटू 1852 इंटू 100 dividing it by 12266,815. So this is somewhat giving us as 3 4 something like that, and हमारा जो आंसर आएगा that is going to be 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आया सबको समझ में चिन्मयी? हाँ हाँ हाँ। तो यही है कि अगर जिस जगह का पूछ रहा है तो उस जगह का पहले स्केल पता होना चाहिए। श्री की कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। ठीक है। सो देखो स्केल का बेसिकली पहले वीडियो देख लो जो कल के क्लास में हुआ है, थोड़ा सा फिर और आसान लगेगा कि सीएल क्यों कर रहे हैं, ईडी क्यों कर रहे हैं, तो वो सब काइंड ऑफ हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। सो स्केल करना, और स्केल के बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने थिंग्स टू डू में भी डाल रखा है चैप्टर के एंड में, तो वो अच्छे से कर पाओगे।
ऑलराइट, एक और प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे होंगे आज के चैप्टर को खत्म करने से पहले, दैट इज गोइंग टू बी कॉनिकल प्रोजेक्शन। सबसे पहले हमारा अभी वो जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है वो हुआ। उसके बाद फाइनली हमने मर्केटर का थोड़ा सा उसमें देखा कि मर्केटर ने क्या किया, स्टिल दैट इट मेड इट ऑर्थोमॉर्फिक, और उसके प्रॉपर्टीज देखे। सबसे पहले कॉनिकल प्रोजेक्शन को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि एक लैम्बर्ट नाम का साइंटिस्ट जो है उसने क्या चेंज किया इस प्रोजेक्शन में ताकि उस चार्ट को थोड़ा वो और यूजफुल बना सके। कॉनिकल प्रोजेक्शन में होता क्या है कि एक कोन को लिया जाता है और कोन को हम लोग रिड्यूस्ड अर्थ पे कुछ इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। तो conical projections involve placing of a cone of paper over the reduced earth and projecting the graticules onto the cone। अब जहां जहां पे कोन्स टच हो रहा होगा, जनरली ये जो रेड कलर का लाइन है यहाँ पे जो बना हुआ है छोटा सा दिख रहा होगा, आई होप, लेट मी जूम इट। जिस तरीके से सिलेंड्रिकल चार्ट में हमारे इक्वेटर के पास सबसे अच्छे तरीके से टच कर रहा था, प्रॉपर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था, यहाँ पे आपका समवेयर यहाँ मिड में हो रहा है, जो कि समवॉट एवरेज अगर ले तो 45 डिग्री नॉर्थ, नीचे से कोण डालेंगे तो 45 डिग्री साउथ, जस्ट टेकिंग द एवरेज एजम्पशन एज ऑफ नाउ। तो ये एजम्पशन के हिसाब से हमारा 45 डिग्री नॉर्थ पे काइंड ऑफ टच कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां पे टच करता है वहां पे आपका चार्ट करेक्ट होता है, स्केल करेक्ट होता है, जैसा अभी हमने देखा था यहाँ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। फिर यहाँ पे ये बोला गया, subsequently the cone is slit along one side and the cone can be opened to the produce a flat sheet of paper। मतलब कोन को हम लोग एक तरफ से इस तरीके से ओपन करते हैं और सारे प्रोजेक्शन को काइंड ऑफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शंस मिलेगा इस चार्ट का, कुछ इस तरीके का मिलता है। तो इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से कुछ कुछ, लेट मी टेल यू। तो ये जो है ऊपर में जो ये बन रहा है ना, ये सबसे ऊपर वाला आपका पोल्स लाइक इक्वेटर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जितने भी आपके मिरीडियंस है यानी कि लॉन्गिट्यूड्स है वो सब अभी भी स्ट्रेट लाइन है, बट वो इंक्लाइन है। आपके लेफ्ट वाले इधर की तरफ ऐसे इंक्लाइन रहते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था, और राइट वाला ऐसे इंक्लाइन है, देख सकते हो। तो ये लैम्बर्ट के हिसाब से कुछ ऐसा बनता है। और ये अगर थोड़ा सा कोनिकल के फॉर्म में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इस पे ध्यान दो। देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अब नो वेयर इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ। मतलब रमलाइन जो है अब बनता है आपका कर्व कनकेव टू पोल्स, देख सकते हो कर्व कनकेव टू पोल्स, या इक्वेटर भी आपका वैसा ही बन रहा है। आपके मिरीडियंस अभी भी स्ट्रेट लाइन है बट दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द पोल्स। ये भी दो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुछ इस तरीके का चीज हुआ कि आपका अर्थ रिड्यूस अर्थ कुछ ऐसे था। आपका जो लाइट सोर्स था दैट वाज प्लेस्ड अगेन इनसाइड योर सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर से एक कोन रखा गया। अब कोन जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो जिस पॉइंट पे टच हो रहा है वहां पे एक टैंजेंट बन रहा है आपका। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा ये लैटिट्यूड है जहाँ पे टच हो रहा है, जिस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे आपका कोन टच हो रहा है दैट इज 45 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ टैंजेंट बनता है इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। ध्यान देना है इस चीज पे कि पैरेलल ऑफ टेंजेंसी जो है आपका, वो एक ही पर्टिकुलर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे हो रहा है जहां पे आपके वो रिड्यूस्ड अर्थ को कोन प्रॉपर टच कर रहा है और प्रॉपर आपका टैंजेंट बन रहा है। कोन के जो ऊपर का जो ये एंगल है इसको हम लोग एपेक्स एंगल कहते हैं, सिंपल। और अगर उसको ओपन करें तो कुछ इस तरीके से आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बनता है कर्व के फॉर्म में। मीरिडियन जो है वो लेफ्ट एंड राइट के तरफ इंक्लाइन रहते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, कुछ इस तरीके से आपके बनते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर चीज हुआ। तो अगर इसको थोड़ा सा हम लोग काइंड ऑफ एज्यूम करें और देखें इसको, तो इस पे कुछ कुछ हमें ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि जो ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड कहने का मतलब नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो इसमें लैटिट्यूड जो थे वो आपकी तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है कि ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर ये, फिर दूसरा सर्कल है उसका भी सेंटर ये लेकिन उसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, तीसरा सर्कल भी ये बना, उसका भी थोड़ा रेडियस बन गया। तो ऐसे सर्कल को हम लोग काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो लैम्बर्ट चार्ट है उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है।
है कि नहीं रम लाइन? तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। फिर बताया गया कि मेरिडियंस वेयर स्ट्रेट लाइन कन्वर्जिंग टू द नियरेस्ट पोल। ये हमने अभी भी देखा, मैंने बताया, और इसके बारे में समवॉट कहीं ना कहीं हम लोग पहले से भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ग्रेट सर्कल का चैप्टर वहां से वी आर रीडिंग इट। स्केल के बारे में बात करें, सिंस जहां पे आपका चार्ट का रिड्यूस अर्थ का पोर्शन टच होता है वहां पे स्केल आपका प्रॉपर बनता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया स्केल्स आर करेक्ट ऑन द पैरेलल ऑफ origin, बट इफ वी गो फार अवे फ्रॉम द पैरेलल ऑफ origin इट इट एक्सपैंड्स रैपिडली। सो वी कैन सी कि जिस जगह पे आपका टच हो रहा है वहां पे आपका स्केल करेक्ट होगा, इसके अलावा एल्सवेयर कहीं भी एक्सपैंड होने वाला है। अभी बस ये समझो, बाद बाकी जब प्रॉपर लैम्बर्ट आएगा, अभी लैम्बर्ट नहीं आया है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉनिकल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हो। लैम्बर्ट आएगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, और आपको वही ध्यान में रखने की जरूरत है जिस तरीके से मर्केटर ने किया था। ठीक है, ये चीज हुआ। तो स्केल क्या था आपका, करेक्ट था जिस पॉइंट पे आपका टच हो रहा था, दैट वाज योर पैरेलल ऑफ ऑरिजिन। ऑर्थोमॉर्फिज्म के बारे में आते हैं। ऑर्थोमॉर्फिज्म सबको याद होगा, और की ऑर्थोमॉर्फिज्म यानी कि कॉन्फॉर्मल एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो क्वालिटी होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। क्या क्या था? मेरिडियंस एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड शुड कट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑफ एंगल, एंड द सेकंड थिंग इज दैट स्केल शुड बी करेक्ट एट एवरी पॉइंट। क्या स्केल आपका करेक्ट है? स्केल तो एक्सपैंड हो रहा है, तो स्केल तो हर जगह आपका सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्थोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे लाइन को आपको पढ़ना है, वही चीज बताया गया। एंड हेंस इन द लास्ट लाइन एज वी कैन सी इट इज रिटन, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन इज नॉट ऑर्थोमॉर्फिक। और क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया। द स्केल इज एक्सपैंडिंग रैपिडली अवे फ्रॉम द पैरेलल ऑफ origin, जिसको पैरेलल ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ऑल राइट। नाउ लैम्बर्ट ने क्या किया कि लैम्बर्ट ने इस कॉनिकल प्रोजेक्शन को मॉडिफाई किया। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द कोन ऑन द टॉप ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ, जिसमें कोन का जो ये दोनों एज है वो रिड्यूस्ड अर्थ को टच कर रहा था सिर्फ, और टच होके पास हो रहा था, उसने क्या किया कि कोन को वो रिड्यूस्ड अर्थ के अंदर से पास करवाया। तो अंदर से पास करवाते हुए ये हुआ कि अब आपका एक एज को ले तो वो एज दो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके रिड्यूस्ड अर्थ को टच कर रहा है। एक यहाँ टच कर रहा है जहां पे अभी मेरा एरो है, और एक यहाँ लेफ्ट तरफ भी दो तरफ टच कर रहा होगा। तो उसने थोड़ा सा चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि आपका ये वाला चार्ट काफी अच्छा बन रहा था। ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन का चार्ट है ये काफी अच्छा था। बस इसमें एक ही डिमेरिट था कि ये आपका चार्ट कॉन्फॉर्मल नहीं था। और कॉन्फॉर्मल इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें स्केल जो है वो सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा था, वो रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था, बहुत ज्यादा तेजी से। तो वो कोशिश किया कि थोड़ा सा इस एक्सपेंशन को हम कैसे कम करें। तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द कोन ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ही अगेन प्लेस्ड इट एट द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन उसके जो एजेस है उसको उसने अंदर से पास करवाया दोनों साइड को, तो दो दो पॉइंट हमें टच करने वाले मिले। सो लैम्बर्ट क्या किया, उसने कोन को इट मेड इट गो थ्रू इनसाइड द रिड्यूस अर्थ। नाउ सिंस वी हैव ऑलवेज रेड दिस कि जिस पॉइंट पे आपका रिड्यूस्ड अर्थ और आपका फ्लैट शीट ऑफ पेपर टच करता है वहां पे स्केल करेक्ट होगा। पहले कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या था कि एक ही पॉइंट पे टच करता था, दैट वाज पैरेलल ऑफ origin और पैरेलल ऑफ टेंजेंसी, वहीं पे करेक्ट था। नाउ सिंस लैम्बर्ट ने किया कि दो पॉइंट पे इसको टच करवाया, यहाँ और यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों पॉइंट पे अब आपको स्केल्स का वैल्यू एकदम करेक्ट मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जहां जहां पे ये पर्टिकुलर, लेट्स सपोज एक पॉइंट आपका 75 डिग्री नॉर्थ है और एक पॉइंट आपका 15 डिग्री नॉर्थ है, तो इन दोनों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को अब हम लोग कॉमनली बोलेंगे एज स्टैंडर्ड पैरेलल्स। यहाँ पे पैरेलल लिखने की जगह पैरेलल्स लिखा गया है क्योंकि दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में आपको बात बात किया जा रहा है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड पैरेलल। और इन दोनों के पॉइंट का जो बीच वाला जो पॉइंट है उसको अभी भी हम लोग पैरेलल ऑफ origin ही कह रहे होंगे, जो कि पहले कहते थे दैट वाज योर 45 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब ये चीज करने से ये हुआ कि दिस हैज हैड द इफेक्ट ऑफ इवनिंग आउट द स्केल एरर जो कि पहले था। तो स्केल एरर जो कि पहले था उसको अब यहाँ पे कोशिश किया गया बहुत हद तक
कांस्टेंट करने का, जो कि एक कॉन्फॉर्मल चार्ट का क्वालिटी होता है। सो अब देखते हैं क्या हुआ। दो पॉइंट पे आपका लेट्स सपोज टच कर रहा है, एक है आपका 47 डिग्री नॉर्थ और एक है आपका 43 डिग्री नॉर्थ। और जिस जिस पॉइंट पे टच करता है, आई हैव टोल्ड यू कि इनको हम लोग स्टैंडर्ड पैरेलल्स कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स पे आपका स्केल जो है वो करेक्ट होता है। अब इसके अंदर का एक एरिया है हमारे पास 47 और 43 के अंदर का एरिया, और इसके बाहर का एरिया है। तो अंदर के एरिया में आपका स्केल करेक्ट नहीं होगा क्योंकि टच नहीं कर रहा है। बाहर में भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि टच नहीं कर रहा है। करेक्ट 47 और 43 दो ही जगह होगा जहां पे आपका स्टैंडर्ड पैरेलल्स है। तो इसके अंदर का जो स्केल है वो क्या होगा? तो इसके अंदर का जो स्केल है वो काइंड ऑफ आपका जो नॉर्मल है उसके मुकाबले कम होगा। दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूसिंग। आपके स्टैंडर्ड पैरेलल्स के अंदर जहां भी आप स्केल ढूंढते हो तो दैट इज रिड्यूसिंग, और उसके बाहर कहीं भी ढूंढते हो तो स्केल इज एक्सपैंडिंग। बट एट द सेम टाइम इट इज एक्सपैंडिंग स्लोली, जो कि पहले बहुत तेजी से स्केल आपका एक्सपैंड करता था। ठीक है, ये आपका काइंड ऑफ लैम्बर्ट के आने की वजह से हुआ। इसमें कन्वर्जेंसी का आपका सेम फॉर्मूला लगता है, डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट। सो एज वी कैन सी, ये 0 डिग्री वही चीज सेम आपका बताया गया है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। बस है, ठीक है। तो यहाँ चार्ट कन्वर्जेंसी में हम लोग को ये बताया गया कि ऑफ कोर्स कन्वर्जेंसी होगा। कन्वर्जेंसी इसलिए होगा क्योंकि कन्वर्जेंसी इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू मेरिडियन, एंड सिंस लेफ्ट वाले मेरिडियन को अगर राइट की तरफ ले जाए तो एक ऐसा लाइन बनेगा। ये तो अभी यहाँ सीधा बन नहीं पा रहा बट ऐसा बनेगा। और इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का एक एंगल भी बन रहा है, तो कन्वर्जेंसी है। और कन्वर्जेंसी आप निकालोगे डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट। As we can see, sin 0 value will remain the same. Our convergency also remains the same throughout. यहाँ पे sin 0 नहीं, इसको थीटा बना लो। ये थीटा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया है। तो इसमें सिंस आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे जो साइन थीटा है आपका, उसी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ कोण भी कहते हैं। एक आपका कांस्टेंट ऑफ कोण भी है। जैसे अभी तक हम लोग दो तीन अलग अलग टर्म सीखे हैं। एक सीखे हम लोग एपेक्स एंगल, जो कि कोण का एंगल है। फिर एक आपने एंगल सीखा दैट इज कांस्टेंट ऑफ कोण, और उसको हम लोग बोलते हैं जो आपका साइन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या फिर आपका साइन थीटा है, वो भी आपने सीखा। तो थोड़ा सा समराइज करते हैं अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा। आपका जो स्केल है, सॉरी आपका जो लैम्बर्ट का चार्ट है वो दो पॉइंट से पास कर रहा था। एक था 47 डिग्री नॉर्थ और एक था आपका 43 डिग्री नॉर्थ। इन दोनों पर्टिकुलर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को मैंने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने लिखा स्टैंडर्ड पैरेलल्स। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 47 और 43 डिग्री नॉर्थ के बीच का कोई भी लैटिट्यूड है, चाहे 44, 45, 46, इसके अंदर स्केल स्केल आपका रिड्यूस होगा। मैंने पहले भी बताया स्टैंडर्ड पैरेलल के अंदर। और स्टैंडर्ड पैरेलल के बाहर आपका स्केल जो है वो एक्सपैंड करता है स्लोली, ये भी मैंने बताया। साथ ही साथ ये भी मैंने बताया कि स्केल करेक्ट आपका दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल पे होता है। सो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्केल इज करेक्ट ऑन स्टैंडर्ड पैरेलल्स। Scale contracts within the standard parallels and it become least on the parallel of origin. Parallel of origin अब क्या चीज है? Parallel of origin जो है आपका वो एकदम दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल का सेंटर वाला पॉइंट है, दैट इज योर 45 डिग्री नॉर्थ, 47 एंड 43 का एवरेज। और क्योंकि स्केल जैसे जैसे स्टैंडर्ड पैरेलल के आप अंदर जाते हो वैसे कम होते रहता है, इधर से भी आते रहोगे तो वो कम होते रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्केल में जो सबसे लीस्ट वैल्यू मिलता है वो हमें मिलता है एट पैरेलल्स ऑफ ओरिजिन, दैट इज योर 45 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि वो सबसे सेंटर का पॉइंट है। इस पूरे के पूरे लैम्बर्ट चार्ट में आप किसी भी पॉइंट पे आप स्केल निकाल लो, सबसे कम वैल्यू स्केल का आपको मिलेगा एट पैरेलल ऑफ ओरिजिन। इसके अलावा आपको कहीं इससे कम नहीं मिलने वाला। इसके अलावा हर जगह एक्सपैंड करता है स्लोली अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैरेलल्स। ऑर्थोमॉर्फिज्म का बात करें
तो meridians are straight line converging to the poles and parallels of latitude are concentric circles cutting the meridians at 90 degree as they do on earth. तो देखो, since still it is concentric circle का combination and straight line का combination है इसका graticule, but still they are cutting each other at 90 degree. तो ये ऑर्थोमॉर्फिज्म का पहला प्रॉपर्टी अभी भी पोजेस कर रहा है. आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बताया कि स्केल इज नियरली कांस्टेंट अक्रॉस द चार्ट. ये कांस्टेंट तो नहीं है बट नियरली आपका कांस्टेंट है, तो थोड़ा बहुत ऑर्थोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी इसका भी है. हेंस हम लोग ये तो कह सकते हैं कि वी आर एबल टू अचीव all the two properties for a chart to be orthomorphic. मतलब somewhat हम लोग क्लोज हैं कि इस चार्ट के जितने भी प्रॉपर्टी होने चाहिए ऑर्थोमॉर्फिक होने के लिए वो सब हम लोग अचीव कर पा रहे हैं. सो इसीलिए लैम्बर्ट को हम लोग ऑर्थोमॉर्फिक चार्ट तो बोलेंगे बट इट इज स्टिल नॉन प्रिस्पेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर आपका प्रोजेक्शन से नहीं बना है. मैथमेटिकल कुछ कुछ तरीका कुछ कुछ हमने इसमें चेंजेस किया है तब जाके बना है. बात करें ग्रेटिक्यूल्स का, मेरिडियंस कैसे थे? स्ट्रेट लाइन कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द पोल. लैटिट्यूड्स कैसे थे? एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द पोल. याद रखना है. चार्ट कन्वर्जेंसी कैसा है? इट इज कांस्टेंट अक्रॉस द चार्ट्स बिटवीन द सेम लैटिट्यूड. चार्ट कन्वर्जेंसी शीलोंग इंटू साइन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. शीलोंग बोले या डीलोंग बोले बात सेम है. इट इज जस्ट लाइक कि अलग अलग फ्रेज दिया गया, शीलोंग या डीलोंग. शीलोंग मतलब चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड. रमलाइन आपके कैसे इसमें बने थे? तो हाँ, रमलाइन आपके कैसे हैं? मेरिडियंस आज स्ट्रेट लाइन है, लेकिन रमलाइन का जो अगर बात करें, रमलाइन ये ऊपर रमलाइन टॉपिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरिडियंस आज स्ट्रेट लाइन है फिलहाल के लिए ये इरेलेवेंट है. सिर्फ रमलाइन का हम बात करें तो रमलाइन आपके कर्व कनकेव टू पोल्स होते हैं. तो ये नहीं कि यहाँ रमलाइन और यहाँ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तो आप लोग याद करोगे कि रमलाइन स्ट्रेट लाइन होते हैं. नहीं, पहला वाला पॉइंट सिर्फ मेरिडियंस के बारे में बताया गया. दूसरा वाला पॉइंट इज टेलिंग यू अबाउट रमलाइन विच इज कर्व कनकेव टू द पोल्स. ग्रेट सर्कल्स मेरिडियन स्ट्रेट लाइन बताया गया, लेकिन ग्रेट सर्कल जो आपके होते हैं एट पैरेलल ऑफ ऑरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू स्टडी वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लगता है लोगों को. एट पैरेलल ऑफ ऑरिजिन जो आपका है, पैरेलल ऑफ ऑरिजिन कितना डिग्री है? नॉर्थ एंड साउथ बताओ. पैरेलल ऑफ ऑरिजिन कितना देखा था आपने? 45 डिग्री नॉर्थ. स्टैंडर्ड पैरेलल कितने कितने पे थे? 43 एंड 47. क्लास में भी ध्यान रखो सब कुछ. सो एट पैरेलल ऑफ ओरिजिन द ग्रेट सर्कल्स आर नियरली स्ट्रेट लाइन एंड एट अदर प्लेसेस कर्व कनकेव टू द पैरेलल ऑफ ओरिजिन. मतलब आपका ग्रेट सर्कल जो है लगभग आपका पैरेलल ऑफ ओरिजिन पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी पैरेलल टू द ओरिजिन होता है. कनकेव पैरेलल टू द ओरिजिन होता है, सॉरी, मतलब कनकेव वाला शेप ऐसा और पैरेलल ऑफ ओरिजिन का. फॉर प्रैक्टिकल पर्पस मतलब फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे. ये याद रखना है. कांस्टेंट ऑफ कोण क्या होता है? मैंने बताया द साइन ऑफ पैरेलल ऑफ ओरिजिन, उसी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ कोण कहते हैं. और इसको निकालने का तरीका है n इज इक्वल टू साइन मीन लैट, जहाँ पे n आपके कांस्टेंट ऑफ कोण को बताता है. तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा कि आप कांस्टेंट ऑफ कोण निकालिए, तो आप इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो. यहाँ पे सेम चीज आपको बताया गया जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं. और थोड़ा सा जानते हैं कि स्केल में एरर कितना कितना आता है. तो जैसा ही आपका चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो लगभग 1/3 डिग्री का चेंज होता है, तो 0.1% का एरर आता है. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 16 डिग्री तक जाओगे स्टैंडर्ड पैरेलल से 1%, 23 डिग्री तक जाओगे 2%, 28 3%, 32 4%. सिमिलर यूजेस का बात करें तो इस प्रोजेक्शन में दिस प्रोजेक्शन इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज प्लॉटिंग चार्ट. इट्स अदर यूजेस आर एज टोपोग्राफिकल चार्ट, रेडियो एड चार्ट्स, एयरवे चार्ट्स, मेट्रोलॉजिकल सिनॉप्टिक चार्ट. मतलब इसका बहुत सारा इस्तेमाल है इस चार्ट का. हम लोग दो एरिया को प्लॉट करने के लिए भी बना सकते हैं. टोपोग्राफिकल चार्ट मतलब उस जगह का जो टोपोग्राफिकल फीचर्स है उसको बनाने के लिए. रेडियो एड्स दिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का आपका चार्ट कैसा है वो. एयरवे चार्ट, मेट्रोलॉजिकल चार्ट, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और ड्रॉबैक क्या है ये इंपॉर्टेंट है जानना.
The greater the latitude difference between the two standard parallels, at the greater the scale error and distortion of the shape. If the shapes are greatly distorted, so are the direction with the loss of orthomorphic properties. यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपने जो दो स्टैंडर्ड पैरेलल चुना है, जैसे यहाँ पे हमने दो स्टैंडर्ड पैरेलल चुना था, एक 47 एक 43, ये हमारे ऊपर है ना कि हम लोग जो लैम्बर्ट का चार्ट बना रहे हैं वो हम लोग कहाँ कहाँ से पास करवा रहे हैं। अगर लेट सपोज मैंने ऊपर में पास करवाया, पास मतलब हमने किया फ्रॉम 52 और नीचे में पास हमने किया फ्रॉम 42, तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि फ्रॉम वेयर वी आर पासिंग। तो जितना ज्यादा आप उन दोनों के बीच में स्पेस बनाओगे बिटवीन द टू स्टैंडर्ड पैरेलल जहां से वो लोग पास कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा हमारे लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उनके बीच में जितने भी पर्टिकुलर आपके लैटिट्यूड्स आएंगे उनमें उतना ज्यादा चांसेस है स्केल एरर होने का, क्योंकि स्केल एरर आपका काइंड ऑफ जैसे जैसे सेंटर में आते हो आपने देखा है कि वो किस तरीके से होता है, और जितना ज्यादा उनमें स्केल का एरर होगा उतने ज्यादा वो लोग ऑर्थोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से दूर जाते जाएंगे। यही चीज यहाँ पे आपको बताया गया। The second point is this: in midway, rhumb line is parallel with great circle. बीच वाले एकदम जगह पे rhumb line और great circle दोनों parallel होते हैं। Flying that angle will make aircraft follow rhumb line path. Convergence in degrees is equal to d log into sin mean lat. यहाँ पे ये बताया गया कि लगभग बीच में आप रम लाइन फॉलो करो या ग्रेट सर्कल फॉलो करो, दोनों आपका पाथ सिमिलर होने वाला है, सिंस दे बोथ आर पैरेलल्स, एंड कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला वही लगता है। ये जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लैम्बर्ट चार्ट यहाँ पे आपका काइंड ऑफ दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप गो थ्रू करो: स्केल, ऑर्थोमॉर्फिज्म, ग्रेटिक्यूल्स, पैरेलल ऑफ ऑरिजिन, चार्ट कन्वर्जेंस, रम लाइन एंड ग्रेट सर्कल। किसी में डाउट है तो पूछो बिफोर एंडिंग टूडेज क्लास। कल के क्लास में इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स ऑफ टाइम, इसको पूरा एक बार रीड आउट करो। डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क मी। सो आई बिलीव कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कल के क्लास में भी। हाँ जी, में डाउट नहीं है ना? नहीं। ऑल राइट, वेरी गुड। कल के क्लास में हम लोग पोलर स्टीरियोग्राफिक चार्ट करेंगे, जो कि आखिरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो बाकी के दो जो वेरिएशन है दैट इज योर आपका आने वाला है, क्या कहते हैं, पोलर स्टीरियोग्राफिक। हाँ, पोलर स्टीरियोग्राफिक चार्ट में कुछ कुछ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो हम बता रहे होंगे। इसके अलावा ट्रांसवर्स मर्केटर एंड ऑब्लिक मर्केटर, ये दो चार्ट आपका आने वाला है। बस इसके अलावा ये चैप्टर हमारा खत्म है, तो कल हमारा ये चैप्टर भी काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद थिंग्स टू डू में आई विल टेल यू कि क्या क्या आपको करना है। सो लेट्स कनेक्ट टुमारो, एंड बाय द मीन टाइम आई विल बी सेंडिंग यू वीडियो आज के लेक्चर का। I'll also be sending you the PDF आज के लेक्चर का, और पहले के जो चैप्टर्स है उसको कोशिश करो थोड़ा सा खत्म करने का, सिंस एज आई हैव सेड कि अगला जो वीक होगा उस वीक के एंडिंग में आई एम गोइंग टू टेक योर जनरल नेविगेशन टेस्ट। दो टेस्ट होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। ऑफ कोर्स लेवल 2 इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, लेवल 1 थोड़ा सा कम रहेगा, बट यू नीड टू पास इन बोथ द एग्जाम एंड 80 विल बी द पासिंग मार्क्स। सो पढ़ाई करते रहो। बाय द मीन टाइम हर चैप्टर के बीच में डाउट सेशन होगा, और जब तक टेस्ट होगा उसके पहले भी डाउट सेशन के लिए 2-3 दिन हमारे पास बचा हुआ रहेगा, तो जितने भी डाउट्स हैं उसको मार्क करके रखो। जब डाउट सेशन होता है उसके बीच में पूछ लिया करो, या फिर बाद में भी पूछोगे तो इट विल वर्क। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि ये जो जितने सारे लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, आई गेस हमारा 13th लेक्चर है ये, तो उन सब चीज़ों पे कवर अप रहो, तो दैट इज मच बेटर, है ना? ऑलराइट, देन लेट्स कनेक्ट टुमारो। बाय एवरीवन।